हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आज के ਸੈਸ਼ਨ में। मैं सी ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ हैगी है। जी हाँ, सो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड डे बाय डे हम अपनी नॉलेज को एनहांस करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के समंदर में तैरना सीख रहे हैं और हमने क्या क्या अब तक कर लिया, एक बार फटाफट से रीकैप कर लेते हैं। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात हम कर रहे थे। हमने सीखा था कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज मेनली एंड मेनली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर द ट्रेडर्स एंड ऑल्सो फॉर द सर्विस सेक्टर, जिसके बारे में हमारा एक चैप्टर अंत में आ जाएगा जहां पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के सर्विस सेक्टर्स की बात करेंगे। हमने सीखा था कि भाई जो कॉस्ट होता है क्या वही एक्सपेंस है, क्या वही लॉस है, वही एसेट है। हमने सीखा था ना 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 ना, एक्सपेंस कॉस्ट है, लॉस कॉस्ट नहीं बनता। और जो एसेट है क्योंकि उसका बेनिफिट एक से ज्यादा पीरियड में होता है, तो जितना बेनिफिट करंट पीरियड में आ रहा है सिर्फ उतना ही हिस्सा हमारा कॉस्ट का बन पाएगा। उसके बाद हमने सीखा था कि भाई जो ये कॉस्ट है क्या ये कॉस्टिंग है, क्या ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, क्या ये कॉस्ट अकाउंटेंसी है। लेमैन के लिए सभी का मतलब एक बराबर है, लेकिन हमने सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन करना सीख लिया था। फिर हमने सीखा था कि हमारा जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका मतलब क्या है। उसके लिए हमने पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझा था। हमने कहा था उसके अंदर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स की बात की जाती है, और अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जोड़ दें, यानी कि हम तीनों का कंसोलिडेटेड जो वर्जन है यहां पर पढ़ने वाले हैं। कॉस्ट की बात तो करेंगे करेंगे, साथ में हाउ दिस कॉस्ट कैन बी यूज्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग, वो हमारे सब्जेक्ट का पर्पस हो गया है। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सीखे थे, जिसमें मेनली वी फोकस्ड ऑन द कॉस्ट कंट्रोल एंड द कॉस्ट रिडक्शन। दोनों को पीस लिया था हमने, घोलकर पी गए थे, डिटेल में बात कर ली थी और दोनों का एक डिफरेंस भी देख लिया था। और मैंने कहा था एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब बस ऐसे कह लो इंस्टीट्यूट उस क्वेश्चन को देता ही देता, कहता है ये तो मैंने बच्चे से पूछना ही है। तो हमारे बच्चे अब तैयार हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। उसके बाद हमने बातचीत करी थी कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ड्राइवर की। हमने कहा था ये भी बेसिक्स का एक हिस्सा है, उसके बारे में भी सीख लिया जाए। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था, एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, हम उसे कहते थे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्रोडक्ट के केस में फॉर एग्जांपल हमने कहा मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन क्या हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कॉस्ट विल बी फाउंड आउट फॉर ईच एंड एवरी मोबाइल फोन विच द कंपनी इज मेकिंग। लेट्स से हमने कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया था, कैलकुलेटर की कॉस्ट कंपनी फाइंड आउट करेगी, तो ये भी क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सर्विस सेक्टर में भी हो सकता है, आप होटल में जाते हैं पर रूम के हिसाब से जो है हमें किराया देना पड़ता है रात के रुकने का, 24 आवर का, नॉर्मली चेकआउट से लेके चेक इन से लेके चेकआउट के समय तक का। तो जब हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया उस केस में, पर रूम पर डे, एक होटल के एक रूम का एक दिन का किराया कितना हो गया, वो भी वहां पर क्या हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इतनी इस बात समझ में आ गई। फिर हम आए थे कॉस्ट यूनिट पर। कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो क्लियर है, अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होने वाला है, उसको कहा जाता है कॉस्ट यूनिट। जैसे कि गोल्ड के केस में 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यूएशन कैसे होती है, पर तोले के हिसाब से इसका रेट जो है चलता है, तो ये क्या हो गया इसका कॉस्ट यूनिट हो गया। हमने एग्जांपल लिया था स्टील का, किस तरह से होता है स्टील, पर टन के हिसाब से, तो ये इसका क्या हो गया जी कॉस्ट यूनिट हो गया। मोबाइल फोन कैसे बिकता है, कैसे कहते हो जाकर मार्केट में, भैया 1 दर्जन मोबाइल फोन देना, ऐसे थोड़ी कहते हो भैया एक मोबाइल का रेट बताओ। तो मोबाइल के केस में 1 इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी के हिसाब से चलता है। फिर हमने एक बात करी थी कॉस्ट ड्राइवर, हु इज ड्राइविंग द कॉस्ट, इट ड्राइव्स मी क्रेजी ब्रो। सो कॉस्ट ड्राइवर, किस चीज से कॉस्ट ड्राइव हो रही है, किसके कारण कॉस्ट हो रही है, हमने कहा तो इसकी डिटेल में बातचीत होगी एक चैप्टर में। अगर किसी बच्चे को नाम याद हो उसका, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नामक एक चैप्टर हमारे सिलेबस में होता है, वहां पर ड्राइवर्स की बात की जाती है। लेकिन फिर भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली थी। एग्जांपल मैंने लिया था कि मान लो मैं व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से पढ़ा रहा हूं, ब्लैक मार्कर से पढ़ा रहा हूं, तो कितने दिन में घिसेगा, डिपेंड करता है मैं एक दिन में कितने नंबर ऑफ बैचेस को पढ़ा रहा हूं। तो नंबर ऑफ बैचेस जो हो गया वो कॉस्ट ड्राइवर हो गया, किसके लिए, मार्कर्स की कॉस्ट के लिए। सब एग्जांपल हमने कर लिया था। हमने सीखा था हमारे सिलेबस में कुल मिलाकर कितने चैप्टर हैं, एक एक करते हुए हमने सूची बनाई थी। हमने कहा था इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, इंटीग्रल सिस्टम, नॉन इंटीग्रल सिस्टम, एंड इन द एंड द सर्विस कॉस्टिंग, जिसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी कहा जाता है। तो ये सूची जो है हमने बना ली थी। हमने कहा था इसी हायरार्की में चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम आ गए थे अपने पहले भाग पर, जहां पर हम बात कर रहे थे कॉस्ट शीट की। हमने कहा था कॉस्ट शीट का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का मेजर पर्पस होता है टू एक्यूमुलेट द कॉस्ट एंड टू असर्टेन द कॉस्ट। उस पर्पस के लिए एक डिटेल में स्टेटमेंट बनाई जाती है जहां पर सारी कॉस्ट को इकट्ठा करके जो है लाया जाता है। उस स्टेटमेंट का ही नाम है
कॉस्ट शीट डिटेल में इंफॉर्मेशन जिस स्टेटमेंट के अंदर दिखाई जाएगी उसे ही कॉस्ट शीट कहा जाता है। और हमने कहा था कि कॉस्ट शीट की पीरियोडिसिटी ऐसे कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है एक ही साल का बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, बैलेंस शीट एज ऑन। यहां ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये इंटरनल यूजर्स के लिए मेनली होती है। तो जब आपको लगे आप उतने समय का कॉस्ट शीट जो है बनाकर देख सकते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पोस्टमार्टम एक्सरसाइज भी नहीं है, ये तो हमें डिसीजन लेने में मदद करता है समय समय पर कि हम अपनी कॉस्ट को किस तरह से जो है कम कर सकते हैं। और सब्जेक्ट की ओवरऑल इंपॉर्टेंस हमने कई बार जो है बातचीत कर ली है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत जरूरी है आपको कंपीट करना अपने कॉम्पिटिटर के साथ, उससे बेहतर प्रोडक्ट देना कम प्राइस पर, जिसके लिए आपको डे बाय डे यही कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपनी कॉस्ट को किस प्रकार से रिड्यूस कर सकते हैं। तो फटाफट से हमने जो है देखिए क्विक रिकैप दे लिया, ठीक है ना। और अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातचीत आज करने का मन कर रहा है। 2-3 दिनों के पढ़े ही जा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं यार कुछ हमें बताओ। बच्चे परेशान हैं जब से सीए इंटर में आए हैं, खासकर सीए फाउंडेशन तो हो गया चलते फिरते। किसी ने कहा था 12वीं का ही सिलेबस है, 11वीं 12वीं का सिलेबस था, थोड़ा बहुत एडिशनल था। हंसते खेलते दे आए, पास हो गए, बहुत मजा आया। अब आ गए सीए इंटर में। जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था, हमें कुछ दिन बाद ये फील होगा कि हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। बच्चे कह रहे हैं सर जब मैं 6th 7th में था घर वाले कहते बस 10th क्लास कर ले बेटा, उसके बाद ऐश ही ऐश है। सर मैंने विश्वास किया, मेरा 10th हुआ, मैंने कहा अब ऐश कर लो। घर वाले कहते नहीं एक बार 12th कर ले, ऐश ही ऐश है। सर मैंने 12th भी कर ली, मैंने कहा अब ऐश कर लो। सर ऐश नहीं आई, सर मिला है तो सिर्फ धोखा मिला है, मुझसे झूठ बोला गया, मुझे ऐश करनी है। मैं कहां फंस गया हूं? क्योंकि ये फीलिंग क्यों आ रही है? जैसे सीए इंटर में आए इतने सारे लोग ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, और इतने सारे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आकर अपना ज्ञान बांट रहा है आपको लग रहा है अरे भाई कितना पढ़ना पड़ेगा। दिखने में तो सिर्फ इतने से सब्जेक्ट है, दिखने में सिर्फ छोटे से कितने कम सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब उसके अंदर डीप डाइव कर रहे हैं पता चल रहा है कि भाई कितना गहरा समंदर है। तो अब ये फीलिंग से हमें आने लगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो बातें बार बार कानों में गूंज रही हैं, बस ये कर ले ऐश है, बस ये कर ले ऐश है। अब मन में सवाल है ऐश कब है? और अब ये पता चल रहा है, बच्चों को लग रहा है सीए करने के बाद भी लग रहा है ऐश नहीं आएगी। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मोटिवेशन नहीं हो रहा, डीमोटिवेशन हो रहा है पढ़ने से। जब आए थे सीए इंटर में एंटर किया तो बहुत जोश था, लेकिन जैसे ही इतना सारा सब्जेक्ट मैटर देखते हैं, इतनी सारी चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, इतना कटथ्रोट कंपटीशन आपको दिख रहा है, इतने सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार टू व्हाट एंड, हाउ कैन वी स्टडी, व्हाई शुड वी स्टडी, मैं क्यों पढ़ूं, क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या मैं इतना सारा जो ये चीज है इतनी सारी चीज को झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा। याद रखना मेरे दोस्त, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ अगर ना हो पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। उसी प्रकार से कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। अच्छे दिन अगर अपने लिए खुद के लिए खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो ये संघर्ष से होकर गुजरना पड़ेगा, और इस संघर्ष के बाद का परिणाम बहुत ही मीठा है, बहुत ही सुखद एहसास हमें मिलेगा, अत्यंत सुख की अनुभूति होगी आपको। अपने जीवन का एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं उस किस्से को सुनाने के बाद जो भी हमारे कुछ बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, ज्ञान चक्षु इनके नहीं खुले हैं अब तक, उनके ज्ञान चक्षु खुले और वो भी एक लक्ष्य स्थापित करें और उस लक्ष्य के प्रति फिर खुद को झोंक दें। बात कर रहा हूं सन 2004 की। सन 2004 12वीं क्लास के नतीजे घोषित किए गए, 12th क्लास के नतीजे घोषित किए गए। सीए फाउंडेशन में हमने एडमिशन लिया PE1 में अलोंग विद द ग्रेजुएशन, बीकॉम में एडमिशन लिया। जुलाई 2004 में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। पहले ही बताया था चंडीगढ़ में SD कॉलेज है जी, वहां पर एडमिशन लिया था और साथ साथ अपनी जो है PE1 की क्लासेस स्टार्ट कर दी, पढ़ाई मतलब स्टार्ट कर दी। अगले साल मई 2005 में मेरा PE1 का एग्जाम होना था। PE1 का एग्जाम हो गया 2005 में, जुलाई में रिजल्ट आ गया, पेपर पास कर लिया अच्छे मार्क्स से। PE2 यानी कि सीए इंटर की तैयारी स्टार्ट कर दी। साइकिल होती थी मेरे पास। हम सभी कहीं ना कहीं, मैं ऐसा मानता हूं मेजॉरिटी ऑफ अस बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली एंड वी ऑल्सो यूज टू बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली।
एक ही रूम होता था, हम 5 फैमिली मेंबर थे, मम्मी पापा, मैं सबसे छोटा भाई था, 2 मेरे बड़े भाई, तो कुल मिलाकर हम 5 लोग रहते थे एक कमरे में। और मेरे पास साइकिल होती थी जी। चंडीगढ़ जो कि एक स्टाइल स्टेटमेंट वाला शहर माना जाता है, जहां पर कॉलेज में बच्चे सुंदर सुंदर गाड़ियां, बाइक्स लेकर आते हैं, वहां मैं अपने साइकिल पर जाया करता था। और ट्यूशन भी लगाई थी साइकिल ही थी, जितना अफोर्ड कर सकते उतना ही था, तो साइकिल पर जाता था। कहीं से सुनने में आया, 2005 में पहुंच चुके हैं, P1 पास हो चुका है, P2 की तैयारी चल रही है, कहीं से सुनने में आया एक मूवी आई है, मूवी देखने का मन कर गया। मूवी का नाम था थोड़ी देर में डिस्क्लोज करता हूं। इससे पहले 2 बार मैं थिएटर गया था। पहली बार हम आपके हैं कौन मूवी आई थी जी, सारी फैमिली 500 मेंबर जो है पहली बार जो है मूवी देखने गए थे। जो बच्चे चंडीगढ़ या उसके आसपास के उन्हें पता होगा, सेक्टर 34 में पिकार्डली थिएटर होता था जी। तो वो पिकार्डली थिएटर में पहली बार हम गए थे हम आपके यहाँ कौन देखने। उसके बाद दूसरी बार गए थे, मेरे घर पर कोई रिलेटिव आए थे तो पापा उनके साथ जा रहे थे फिल्म देखने, तो मैंने कहा मैं भी चल सकता हूँ क्या, छोटा ही था मैं उस वक्त। फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी, तो वो बोले फिल्म देखने गए थिएटर में। उसके बाद कहीं नहीं, कभी नहीं। 2005 की बात होगी, मैं था 18.5 साल के आसपास की मेरी उम्र थी, 19 साल। तो पता चला कि फिल्म आई है धूम। धूम फिल्म आई है जी। कहीं तो शायद टीवी में, क्योंकि फोन तो उस वक्त थे ही नहीं, मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, मोबाइल फोन तो बाद में आए जब मैं आर्टिकल शिप करने जा रहा था डेली में 2006 में। उस वक्त मोबाइल जो है पहली बार आया था, मतलब मेरे पास पहली बार आया था, उससे पहले भी बैंक वगैरह के आते थे, मतलब मोबाइल इतना प्रचलन में नहीं था। तो धूम फिल्म आई, मेरा मन कर गया फिल्म देखने का। कॉलेज में थे, कॉलेज में जल्दी छुट्टी हो गई, और मैं कॉलेज से सीधा अपनी क्लास जाया करता था, ट्यूशन, सीए की ट्यूशन। तो कॉलेज और ट्यूशन के बीच में जो है गैप था। अब मुझे लगा यार ये अच्छा मौका है, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को पूछा कि यार फिल्म लगी है, ऐसे ऐसे चलेगा देखने के लिए। वो भी मेरे साथ एसडी कॉलेज में था और हम दोनों जो है साथ ही ट्यूशन पर जाया करते थे। कहता ठीक है यार चलते हैं। तो साइकिल पर बैठे और दोनों जने साइकिल पर बैठ गए। मैं चला रहा था, वो आगे जो डंडा होता है जी उस पर बैठा था, और हम चलाते चलाते जो है थिएटर में पहुंच गए, साइकिल अपनी पार्क के, हम फिल्म देखने घुस गए। बहुत मजा आया। हायाबुसा वाली बाइक लेकर जब जॉन अब्राहम आता है, भाई मजा आ गया। खुद के पास थे साइकिल, लेकिन मूवी देख रहे हैं बाइक वाले, मजा आ रहा है। घड़ी में टाइम देखा तो लगा कि यार फिल्म पूरी नहीं होगी, क्योंकि इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इतना कोई एक्सपोजर नहीं था कि हमें पता हो कितने घंटे की फिल्म है ये वो। तो बीच में हाफ टाइम के अप्रोक्सीमेटली हम फिल्म को छोड़कर अपनी क्लास में चले गए। बड़ा मजा आया मुझे। मैंने कहा ये फिल्म तो ऑलमोस्ट हाफ ही देखी थी मैंने, हाफ टाइम लगा लो कि हाफ टाइम की देखी थी। मैंने कहा नहीं यार ये फिल्म तो पूरी देखना बनता है। 1-2 दिन के बाद वापस से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, 1-2 दिन के बाद मुझे वापस से अपॉर्चुनिटी मिली कॉलेज में। फिर से प्रोफेसर जी की क्लास कैंसिल हो गई, हमें लगा यार आज देख सकते हैं, और आज हमारे पास पूरा 3-4 घंटे का जो है क्लियर कट कहते हैं ना वो समय था। हमने कहा आज फिल्म पूरी करके देख के जाएंगे। उस दिन उस फ्रेंड को पूछा, वो कहता यार नहीं, वो अवेलेबल नहीं था। तो मैं दूसरे किसी फ्रेंड को पकड़ा और मैंने कहा चल हम दोनों चलते हैं। फिर से साइकिल पर बैठे और हम दोनों थिएटर पहुंच गए, चंडीगढ़ में ही। धूम फिल्म देखने फिर से बैठ गए। आज हमारे पास पूरा समय था। बीच में ही याद आया कि नहीं, आज हमारी क्लास का टाइम प्रीपोन हो गया, आज हमारी क्लास का टाइम तो प्रीपोन हो गया था। तो भाई याद आया कि आज भी ये फिल्म पूरी नहीं की जा सकती। हम सीधा फटाफट से हॉल से बाहर निकले बीच में ही फिर से, और अपने ट्यूशन चले गए। मैं वो फिल्म पूरी देख नहीं पाया, लेकिन मेरे माइंड में कुछ ऐसा बैठ गया। एक कहते हैं ना जीवन को एक नई दिशा मिलना। हम सभी देखो यार, मैंने कहा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कोई ना कोई हमारे मन में एक सपना ऐसा होता है जिसको पाने के लिए हम खुद को झोंकने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही, मैं भूल गया सब कुछ, बैक ऑफ द माइंड पे चीज रह गई। लेकिन हाँ, अपनी जिंदगी वापस से भी आ गई। अपने साइकिल घर से निकल रहे हैं, पहले कॉलेज जा रहे हैं, फिर कॉलेज से भाग भाग कर पेडल तेज तेज मार के जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। उसके बाद धीरे 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 समय बढ़ता गया। सन 2007 या 2008 की बात है, फिल्म आई धूम 2। तो वो मेरी नेक्स्ट फिल्म थी। धूम 1 के बाद बीच में कुछ नहीं, सीधा धूम 2 में देखने गया। धूम 2 भी देखी, बड़ा मजा आया। उसके बाद फिर से अपने इसी में व्यस्त हो गए, पढ़ाई वगैरह में। उसके बाद आई जी धूम 3, 2013, 25 दिसंबर, आई रिमेंबर द डे, 25 दिसंबर 2013। आमिर खान के डबल रोल थे मूवी में। तो मैं वो फिल्म देखने फर्स्ट डे ही चला गया। बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। उसके बाद मुझे लगा नहीं यार ये तो बहुत, अभी सीए बन चुका हूँ, लाइफ सेटल है, चंडीगढ़ में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो मैंने कहा यार ये फिल्म तो देख ली, अब ये वापस देखना बनता है। बहुत मजेदार फिल्म है। इससे पहले जो धूम 1 धूम 2 थी, उस समय कंडीशन कुछ और थी, खुद के पैसे भी नहीं थे इतने ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं अपने पैसे भी हैं और अपना समय भी है, तो आराम से देख सकता हूं। तो मैंने दोबारा से वो फिल्म देखी 28 दिसंबर को, 2 दिन बाद वापस से देखने चला गया। और उस दिन शायद मैं पापा के साथ गया था। बड़ा मजा आया।
मैं 31 दिसंबर को फिर से चला गया, तीसरी बार एक हफ्ते के अंदर मैं सेम मूवी देखने चला गया। उस टाइम शायद भैया के साथ गया था, जो बड़े भाई थे। 31 दिसंबर 2013 रात को निकला बाहर मूवी देखकर, 10 साढ़े 10 बजे का समय होगा। मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा सपना था 10 साल पहले का, जो 2005 का सपना था, 31 दिसंबर 2013 रात की बात है, मैंने कहा ये सपना सच करने का वक्त अब आ गया है। अगला दिन, डेट 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2014, आई बॉट फॉर माई सेल्फ माई ड्रीम बाइक हार्ले डेविडसन। 10 साल पहले मैं वही युवक था जो साइकिल चला रहा था। कॉलेज में सभी बच्चे लेकर आ रहे थे बाइक्स, कोई पल्सर लेकर आ रहा है, कोई सीबीजी, कोई करिश्मा। उस समय की ये बहुत टॉप एंड बाइक्स रही हैं, जिसके पास होती थी बंदे बाकी के क्रेजी हो जाते थे। और 2014 1 जनवरी मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज व्हेन आई बॉट फॉर माई सेल्फ द हार्ले डेविडसन बाइक, एंड आई कांट टेल यू द हैप्पीनेस विच आई हैड इन माई हार्ट एंड इन माई आईज। मतलब मेरे लिए मैंने अपने जीवन के सपने को साकार कर लिया था। यही सीख है जिन बच्चों के मन में चल रहा है, यार पढ़ाई करके क्या होगा, क्यों हो, घर वाले कहते हैं ये कर लो ऐश हो जाएगी, ये कर लो ऐश हो जाएगी। तो ऐश का मतलब क्या है? जो सपना देखा है उसे पूरा करना है। तो अगर हमारे मन में कोई सपना है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है अब तक, तो सपने देखना शुरू कीजिए। सर दुनिया बोलेगी ये क्या कर रहा है, सपने देख रहा है। अरे सपने नहीं देखेंगे तो सच कैसे होंगे? सर कई बार हमने अपने ना मन की बात किसी को कहनी चाहिए। कोई बच्चे मेरे को ये बात शेयर करते हैं, सर हमारे ना मन में एक चीज है कि मैं ये करना चाहता हूं, ये मेरा सपना है। जब किसी शेयर करते हैं ना तो लोग हंसते हैं कि औकात में रह के सपने देख। अगर औकात वाला सपना देखोगे ना तो जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि औकात वाला सपना तो बड़ी जल्दी पूरा हो जाएगा। सीए कर रहे हैं, सर मेरा ड्रीम है आई वांट टू बाय अ 2 BHK हाउस फॉर मी। अरे भाई उसके लिए सीए करने की क्या जरूरत है? बीकॉम कर ले, बीकॉम के बाद एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ जाएगा। 2 BHK घर तो वैसे ही ले लेगा। थोड़ा सपने को बड़ा कर, जो हद में नहीं है उसे सोच, हद से बाहर को सोच। जब सपना हद से बाहर का होगा तब जाकर एफर्ट लगेंगे उस सपने को पूरा करने के लिए। कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, एफर्ट जोन में जाना होगा। वी डोंट हैव टू बी इन द कंफर्ट जोन। एक ही लाइफ मिली है यार, कुछ तो ऐसा करके जाएंगे कि दुनिया का पता नहीं, खुद को खुद के ऊपर नाज जरूर हो जाए। और याद रखना, जो लोग बोलते हैं ना कि तू पागल है, कैसा सपना देख रहा है, सपने को पाने के लिए, सपने को साकार करने के लिए साहब पागल बनना पड़ता है। वो सपना ही क्या जिसके लिए पागल ना बन पाए। मैंने अपने जीवन में 2004 से 2009 तक इतनी कठिन तपस्या की है, इतनी कठिन तपस्या की है। सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, ऑल इंडिया रैंक होल्डर इन ऑल, साथ में ग्रेजुएशन वगैरह भी चल रही थी। चलो उसकी बात ज्यादा नहीं करते, लेकिन हां एटलीस्ट कॉलेज में अटेंडेंस के लिए, कॉलेज के एग्जाम देने के लिए तो जाना ही पड़ता था। ये सब कुछ किया उस समय पर, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया। कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया, कुछ नहीं। घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्तव्य था, मैं सिर्फ पढ़ाई करता था और एक ही एक्सपेक्टेशन थी घर वालों से, एक ही डिमांड थी कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। और खुद को पहले प्रिपेयर किया इस जंग के लिए। अगर आप खुद का साथ देते ना, कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरे ना घर में माहौल नहीं है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते। बेटा सब सपोर्ट करेंगे, पहला स्टेप तू ले। तो उनको ये प्रूव कर कि हां तू ऐसा कर रहा है कि वो तेरे को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाएं। So we have to do this at any cost. You are very lucky you are in this course. मैं मानता हूं आप सब भाग्यशाली हैं, आप सीए जैसे कोर्स में, जहां पर कोई रिजर्वेशन कुछ नहीं चलता है तो सिर्फ आपकी मेहनत का बल, आपके ज्ञान का बल। और जो हम हमेशा कहते हैं ज्ञान ही परम बल है। तो ज्ञान एकत्रित करो, ज्ञान अर्जित करो, और कहते हैं ना फूंक दो अपने आप को इस अग्नि में, इस ज्वाला में, सो दैट हम एक नई पर्सनैलिटी बनकर, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जो है बाहर आए, और जो भी चीजें सोची हैं जीवन में करने की उन सभी को डेफिनेटली अचीव करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये जो जीवन का मेरा किस्सा है बहुत मेरे दिल के करीब है, और बड़ी सारी ऐसी और भी चीजें। कई बार बच्चों को लगता है भाई क्या बात है, टीचर है, सेट लाइफ यू ब्रो। ऐसे सब कुछ ऐसे सेट नहीं होता। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां आती हैं, और मैंने अपने जीवन में बहुत देखी हैं। जब जब हमारा ये बैच चलेगा अंत तक, बहुत सारी चीजें आपका शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा जीवन के प्रति आपको बहुत सी चीजें सिखा पाऊं, जिससे आपके लिए जीवन जीना थोड़ा सा आसान कर दूं। ठीक है ना? आइए जी, तो हम फटाफट से अब बढ़ते हैं आगे, बातचीत को बढ़ाएंगे। जितनी पढ़ाई हमने कर ली थी उसके आगे की बातचीत जो है करने जा रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं
वहां पर जहां पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, सो दैट हम उससे आगे की बात कर सकें। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कॉस्ट शीट, हेडिंग ऐसा लिख लिया था हमने। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेसिक्स एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट कर लिया था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, हमने ऐसा हेडिंग बना लिया था। हमने कहा था जो कॉस्ट है कई सारी तरह से आप उसको ना क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रहती है दैट इज बाय द नेचर और बाय द एलिमेंट। तो कॉस्ट का नेचर क्या है या एलिमेंट क्या है, उसके हिसाब से खर्चे को हमने सीखा था 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर पुत्र देख पा रहे हैं। सबसे पहले मटेरियल, जितनी भी टेंजिबल चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही हैं वो मटेरियल हो गई। नंबर 2 लेबर, जितनी भी वर्क फोर्स इन्वॉल्व है उनके लिए कंपनी जो खर्चा कर रही है, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो खर्चा कर रही है वो हो गया जी लेबर का कॉस्ट। और तीसरा एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुत्र कोई भी खर्चा अगर हो रहा है बट अगर ना तो वो मटेरियल है और ना वो लेबर है तो वो क्या है, वो एक्सपेंस है। ये हमने सीख लिया था। फिर हमने कहा था भाई इनके अंदर ना जरा इनको 2-2 भाग में डिवाइड कर दो। मटेरियल कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड एक्सपेंस कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या था, हमने कहा था डायरेक्ट मटेरियल का मतलब द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन अ पर यूनिट बेसिस। जैसे कि मेरे हाथों में ये है ब्लू वॉच, एक ये ब्लू वॉच है, इस ब्लू वॉच में एक ये स्ट्रैप है सिलिकॉन का, तो ये फिनिश प्रोडक्ट के अंदर दिख रहा है। ये कितने रुपए का है, मान लेते हैं इसकी कॉस्ट है 600 रुपए की, तो ये 600 रुपए क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। इस घड़ी में एक डायल है, मान लीजिए डायल है 1500 रुपए का, इट इज विजिबल इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये फिनिश प्रोडक्ट के अंदर विजिबल है, 1500 रुपए का है और पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई होगी कि एक वॉच को बनाने के लिए 1500 रुपए का डायल लगा। तो ये एग्जांपल किसका है, डायरेक्ट मटेरियल का है। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, मतलब है तो वो मटेरियल लेकिन इट कैन नॉट बी सीन इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे कि जिस फैक्ट्री के अंदर ये वॉच बनी होगी उस फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स होंगी, एक मशीन से स्ट्रैप निकल रहा होगा, एक से डायल बनकर निकल रहा होगा, एक से सुइयां बनकर निकल रही होंगी, कांटे जिसको बोलते हैं घड़ी के कांटे, सेकंड वाला कांटा, मिनट वाला कांटा, घंटे वाला कांटा, तो ये सब निकल रहे होंगे। तो जितने भी मशीन्स लगे उन मशीन को चलाने के लिए कुछ ऑयलिंग ग्रीजिंग कर रहे हैं। एक वॉच को बनाने में कितने रुपए का ऑयल ग्रीस लगा है नहीं बता सकते। या फिर मैंने एग्जांपल लिया था चार्टर्ड अकाउंट बन गया, आपने भी कंपनी ज्वाइन कर ली, पहले दिन स्वागत किया गया, स्वागत है आपका देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है। और स्वागत में आपको डायरी पेन वगैरह दे दिया, आपको फीलिंग आ रही है आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, मेरा स्वागत किया जा रहा है। ये जो आपको सामान दिया गया क्या ये मटेरियल है, जी हां कंपनी का खर्चा है, टेंजिबल आइटम है, लेकिन क्या इस घड़ी को बनाने में आपकी कितने रुपए की डायरी लगी है, कितने रुपए का पेन लगा है मित्रों, नहीं जान सकते, तो वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद लेबर की बात, डायरेक्ट लेबर, ऐसी लेबर जो कि फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्टली मतलब वो लोग, वो लेबर जो कि फैक्ट्री में मशीनों पर काम कर रही है। मैं कहता हूं ये वाली वॉच के सभी पार्ट अलग अलग मशीन से निकल रहे हैं और हमने वहां पर लेबर रखी है, उनको डायल वाली मशीन से डायल उठाकर लाना है, स्ट्रैप वाली मशीन से स्ट्रैप लाकर उठाना है, इसके अंदर 1 2 3 4 की जो नंबरिंग है वो अलग अलग निकल रही है, उसको सेट करना है, उसके ऊपर कांटे की सुइयां बिठानी है, पीछे सेल डालना है, और ये पूरी प्रोसेस करने में 15 मिनट का समय लगता है लेट से वर्कर को, जिसके लिए हम उसे 50 रुपए देते हैं, जिसके लिए हम उसे 50 रुपए देते। तो एक घड़ी को बनाने के लिए 50 रुपए की लेबर लग रही है, ये है डायरेक्ट लेबर का खर्चा। और इनडायरेक्ट लेबर कौन हो गया, इन वर्कर्स के अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कफोर्स है उसको पैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है सैलरी के तौर पर, वो सारा खर्चा इनडायरेक्ट लेबर में आएगा। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी, जैसे कि आप सीए हैं, आपकी सैलरी जो कंपनी देगी वो कहां जाएगा, वो लेबर में आएगा, लेकिन डायरेक्ट लेबर नहीं, इनडायरेक्ट लेबर आएगा। एक घड़ी को बनाने के लिए आपकी कितनी सैलरी लगी, कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो वो लेबर कौन सी होगी पुत्र, इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद आया जी एक्सपेंसेस, हमने कहा मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चा बचा वो सारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, मशीन की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, क्योंकि ना तो ये चीजें मटेरियल है ना लेबर है, ये कहां गई, एक्सपेंस में। एंड नॉर्मली जितने भी एक्सपेंस होंगे सभी के सभी इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्ट नेचर के होते हैं। मैंने अंतिम क्लास में एग्जांपल लिया था रॉयल्टी का, अगर आप बच्चों को याद हो, हमने कैलकुलेटर की बात करी थी, मैंने कहा मैंने भी कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट कर दिया और मेरे कैलकुलेटर का नाम था राजा कैलकुलेटर। और जब गए शॉप पर तो किसी ने भी राजा कैलकुलेटर खरीदने से मना कर दिया, कहते भाई कैसियो का लेंगे, सिटीजन का लेंगे, ये कौन सा नया ब्रांड आया है राजा। तो हमने कहा था, हमने कैसियो कंपनी से डील करी, हमने कहा था पर कैलकुलेटर तुम्हें 70 रुपए देंगे, और ये 70 रुपए जो मैं दे रहा हूं क्या मटेरियल के हैं, क्या लेबर के हैं? आंसर है ना तो मटेरियल के हैं ना लेबर के हैं, लेकिन क्योंकि पर यूनिट फिक्स है तो ये कौन हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए हैं।
तो ये सभी बातचीत हमने पुत्र अब तक कर ली थी, और इन सभी चीजों को मैंने आपको मैंने ये सभी चीजें आपको यहां से पढ़ा भी दी थी। अपनी कॉस्ट गाथा की किताब थी, और एक बार फिर से याद दिला दूं जिन बच्चों तक अब तक किताब नहीं पहुंची है, किताबें पहुंचने में कई बार जो है विलंब लग जाता है, बड़ी सारी चीजें होती हैं, बच्चे इतने फटाफट ऑर्डर करते हैं कि बुक्स का स्टॉक बहुत बार खत्म हो जाता है, फिर वापस प्रिंट में जाती हैं, आती हैं, फिर हमारे यहां से डिस्पैच होता है, आपके घरों तक पहुंचने में देखिए थोड़ा समय तो लगता है इस प्रोसेस में। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आरएसए हमेशा से एक चीज करता रहा है, वो है कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस, और बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से रुकनी नहीं चाहिए। तो पहले चैप्टर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको अपने गूगल ड्राइव लिंक पर जो है मिल जाएंगे। चाहे आप क्लासेस पेन ड्राइव के माध्यम से ही अगर लेते हैं तो भी गूगल ड्राइव पर चैप्टर 1 के नोट्स मिल जाते हैं। पीडीएफ नोट्स मतलब जिसको आप सॉफ्ट कॉपी कह सकते हो, और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो जो कोस्ट गाथा का चैप्टर नंबर 1 में आपको यहां पर दिखा रहा हूं वो आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव पर, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। जब तक की बुक्स नहीं आती तब तक आप इस तरह से पढ़ सकते हो, और जब बुक आएगी फिर तो आप बुक से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहां तक पुत्र हमने कर लिया था। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे, ये लीजिए। तो हम यहां तक थे, उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से मैं नीट एंड क्लीन नोट्स बना रहा हूं उसी प्रकार से आप भी मेंटेन कर रहे हैं। हमने यहां पर एक कलर स्कीम रखी थी, रीजन था उसके पीछे, जो भी डायरेक्ट चीजें थी मैंने उनको ग्रीन कलर से लिखा था, और जो इनडायरेक्ट वाली चीजें थी मैंने उसको पर्पल वॉयलेट कलर से लिखा था, मॉब कलर से लिखा था। और लौंडों के लिए, लड़कों के लिए हमने कहा था उनके लिए क्या है, बैंगनी रंग भाई, बैंगनी। तो बैंगनी रंग से हमने लिखा है, ये लीजिए जी। तो हम क्या करते हैं अब इसमें, ओए होए होए होए, जरा रुको तो सही, तनिक 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 रुकिए तो सही, ये लीजिए जी। तो जो डायरेक्ट वाली चीजें हैं, जो डायरेक्ट वाली चीजें मैं इनको एक तरफ लेकर जाना चाहता हूं जानी, तो इनको हम ऐसे यहीं रख देते हैं, ठीक है। ये लीजिए जी, मैंने डायरेक्ट वाली चीजों को एक तरफ कर दिया, ये भी मैंने ग्रीन कलर यूज किया है, ध्यान से देखते रहें, हर चीज का एक महत्व है। और यहां हम कर देते हैं इन डायरेक्ट वाली चीजों को इकट्ठा, ये लीजिए जी। ये डायरेक्ट वाली चीजें होगी ग्रीन कलर, और इनडायरेक्ट वाली चीजें हो गई मॉब कलर, बैंगनी रंग। ये लीजिए, जो डायरेक्ट वाली चीजें हैं, जब इन सब डायरेक्ट को इकट्ठा किया तो इनको मैं क्या कह सकता हूं, इनका नाम हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। बड़ा ही सिंपल, तीनों चीजें डायरेक्ट वाली मिला दी तो इनका नाम हमने रख दिया डायरेक्ट कॉस्ट। और एक नया नाम आज आपके सामने आ रहा है, इनको प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। वी कैन कॉल दीज बाय द नेम ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑल्सो। तो ये कुछ टेक्निकल नेम्स हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट संबंधित हैं, ये हमें याद रखने हैं। और आज पहले लेक्चर में लग रहा होगा, जब लास्ट लेक्चर में जाएंगे कि प्राइम कॉस्ट वो तो बच्चों वाली चीज है, मेरे एम बन जाओ, डायरेक्ट कॉस्ट, और इसी को प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। वहीं जो आपके इनडायरेक्ट वाली चीजें हैं, जैसे ही मैं उन सबको इकट्ठा करता हूं तो इनका नाम बेटा क्या हो गया, इन डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इसको पॉपुलरली जिस नाम से बुलाया जाता है बेटा उसे कहा जाता है ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स, ठीक है ना। सिलेबस हमारा स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका मेन हमारे सिलेबस में रहता है वेटेज। एग्जाम के अंदर भी चाहे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है, चाहे थ्योरी बेस है, चाहे ऐसे प्रैक्टिकल है, सब हमारे प्रैक्टिकल से ही जो है निकलेंगे। तो आप इस पर आराम से ध्यान देते रहिए। और जो मैंने कहा था, हमारी किताबें मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, आपने सिर्फ और सिर्फ हमारी किताब करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। सर पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लूं, सर मैंने सुना एक ना आरटीपी की नाम की चीज होती है, सर हमने सुना एक मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी भी होता है। कुछ नहीं करना बेटा, सब कुछ किताब के अंदर इंक्लूडेड है। और जब पढ़ाऊंगा तो साथ साथ बताता जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन मॉड्यूल का है, कौन सा आरटीपी का, कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन है, और कितने कितने नंबर का कब कब पूछा गया, सारी नॉलेज आप सबके साथ शेयर करता जाऊंगा। बस ट्रस्ट रखना कि भाई एक ऐसा शख्स हमारे जीवन में है जो हमें उचित टॉप मार्क्स दिलाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा, ठीक है ना। और डाउट कोई आने नहीं दूंगा, डाउट कोई आने नहीं दूंगा। अगर डाउट आ गया तो फिर हमारा फायदा क्या वो पढ़ाने का, डाउट नहीं आने दूंगा, देखते जाओ मजे, ठीक है जी। इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट ओवर हो गया। डायरेक्ट कॉस्ट के आगे कुछ भी नहीं है,
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किया, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट बन गया। इनडायरेक्ट खर्चों को जब ऐड किया, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अगर आपको याद हो, जब मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल की बात की थी, मैंने पर्पसली एग्जांपल में ना डबल चीजें शेयर कर दी थी। मैंने कहा था इनडायरेक्ट मटेरियल, पहले एग्जांपल मैंने क्या लिया था, मैंने कहा घड़ी को बनाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल हो रही है उसमें ऑयलिंग, ग्रीजिंग आपने किया होगा मशीन ताकि स्मूथली चलती रहे, राइट। अब वो तो कहां यूज हो रहा है, वो मटेरियल कहां यूज हो रहा है, फैक्ट्री में। मशीन कहां है, फैक्ट्री में। लेकिन मैंने साथ साथ एग्जांपल आपका लिया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके कंपनी में गए और आपका स्वागत किया गया, एक किट दी गई आपको, वेलकम किट, उसमें डायरी है, पेन है, लेट्स से की चेन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या आप फैक्ट्री में बैठकर काम करोगे? जी नहीं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं जिनका फैक्ट्री से डायरेक्टली कोई ताल्लुकात नहीं है, वो फैक्ट्री में बैठकर काम नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी आप देखेंगे उसकी डिवीजन होगी। फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं, फैक्ट्री अलग जगह पर होगी और जो उनका ऑफिस होगा, जिसको आप कह सकते हैं रीजनल ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। दिस नेम इज कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन कंपनी का साइज क्या है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो हर रीजन में ऑफिस बना रखे होंगे, रीजनल ऑफिस। अदरवाइज एक सेंट्रल जगह पर एक ऑफिस होगा, कॉर्पोरेट ऑफिस। एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्थ में एक जगह है, वहां का एग्जांपल ले लेते हैं, कहीं का भी ले सकते हैं। वैसे तो कंपनी जो अपना फैक्ट्री लगाती है, फैक्ट्री कभी भी शहर के बीचों बीच ऐसी जगह पर नहीं लगाई जाती। बड़े सारे रीजन है उसके। पहला रीजन तो होता है कि शहर में अगर आप जगह लेंगे फैक्ट्री लगाने के लिए, आपको शहर में बहुत महंगी जगह मिलती है। फैक्ट्री बनाने के लिए आपको खुला डुल्ला एरिया चाहिए, काफी सारा ओपन एरिया आपको चाहिए होता है, ठीक है ना। एंड वो एरिया क्योंकि बहुत बड़ा है, अगर आप शहर में लेंगे तो आपको महंगे दाम पर मिलेगा, रेंट के केस में भी और चाहे खरीदने तब भी। दूसरा रीजन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। इंडिया में एनवायरनमेंट को लेके काफी सारे एक्ट हैं। एयर का अलग एक्ट है, वाटर का अलग एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अलग है। मतलब कई सारे एक्ट्स हैं जो रेगुलेट करते हैं आपकी लोकेशन को, कि इंडस्ट्रियल लोकेशन कहां होना चाहिए। जब मैं सीएस किया था और जब मैं सीएस को काफी साल पढ़ाता रहा इंटर फाइनल लेवल पर, तब हम ये चीजें बहुत डिटेल में कराते थे। इसके ऊपर हमारी बुक्स भी पब्लिश होती थी इंडिया में। 2013 से 2017 तक काफी एग्रेसिवली हमने उस पर काम किया था। सो दीज आर सर्टेन रीजन की जब फैक्ट्री हमें लगानी है, हम ना किसी दूर दराज एरिया में लगाते हैं जहां पर जमीन वगैरह सस्ती मिले और सरकार भी इंसेंटिव एक्सेट्रा देती है। क्योंकि क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में जब आप जाकर फैक्ट्री लगाते हैं आपने, तो रोजगार मिलता है उस एरिया के आसपास के लोगों को। तो लेट्स से हमने क्या किया, नॉर्थ में दिल्ली के पास एक जगह है गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम कहा जाता है, और उसके पास एक जगह मानेसर। जब आप दिल्ली और जयपुर के बीच में रोड ट्रेवल करते हैं तो दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव मानेसर और उसके बाद जयपुर का मतलब रास्ता निकलता है। तो मानेसर ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा ऐसे बहुत बड़ा डेवलपमेंट का जोन नहीं रहा शुरू से। दिल्ली से आप कंपेयर नहीं कर सकते, गुड़गांव से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मानेसर में क्या हुआ, लोगों ने इंडस्ट्रीज लगा ली, गवर्नमेंट ने भी कई तरह की स्कीम्स निकाली, तो फैक्ट्रीज वगैरह वहां पर लग गई। जैसे मारुति फॉर एग्जांपल, तो मारुति का प्लांट भी मानेसर में है, और भी कई सारे। और अगर आप नॉर्थ में हिमाचल की तरफ जाएं तो बद्दी, जिन्होंने सुना होगा, शिमला सुना है, सोलन सुना है, तो वहीं पर एक जगह है बद्दी। वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। गवर्नमेंट ने तरह तरह की स्कीम्स जो है बताई कि आप यहां पर अगर फैक्ट्री लगाई हम आपको ये सुविधाएं देंगे, टैक्सेस वगैरह कम लगाएंगे। तो लोगों ने वहां पर जाकर फैक्ट्री डाल ली। तो फैक्ट्री मेरी बद्दी में हो सकती है, फैक्ट्री मेरी मानेसर में हो सकती है, लेकिन ऑफिस कंपनीज यहां पर नहीं रखती। आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बद्दी या मानेसर में नहीं बैठेंगे। कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खोल लिया लेट्स से गुड़गांव में, ठीक है ना। अगर कभी गुड़गांव गए हैं, जो वहां के देखते होंगे, जिस सड़क पर जा रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिख रही है दोनों तरफ, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही है। बिग फोर की बिल्डिंग्स भी वहां पर, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, डेलॉयट, जो आपसे संबंधित है उसका नाम तो बता ही दिया मैंने, बिग फोर, ठीक है ना। तो ऑफिस वहां पर है। अब फैक्ट्री और ऑफिस दोनों अलग अलग लोकेशन पर होते हैं। फैक्ट्री के अंदर किन लोगों ने जाना है, जिन्होंने उस फैक्ट्री में काम करना है। आपका काम फैक्ट्री में जाकर नहीं होगा, आप तो ऑफिस में बैठकर काम करोगे। सवाल सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब पॉइंट ये आ गया कि जैसे ही हमने इनडायरेक्ट चीजों को इकट्ठा किया, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शैल बी इनकर्ड, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शैल बी इनकर्ड एट वेरियस प्लेसेस एंड नॉट ओनली एट वन प्लेस। डायरेक्ट खर्चा जो है वो तो फैक्ट्री में ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सभी फैक्ट्री के अंदर होंगे। लेकिन जो इनडायरेक्ट खर्चा है वो जरूरी नहीं है फैक्ट्री में होगा, इट कैन बी इन द फैक्ट्री। अगर वो फैक्ट्री का है, जो मैंने एग्जांपल लिया कि मशीन की ऑयलिंग ग्रीजिंग, ये खर्चा कहां हो रहा है, फैक्ट्री में। मशीन कहां होती है, फैक्ट्री में, तो ये फैक्ट्री में हो रहा है। लेकिन आपको जो कंपनी ने किट दिया, आपको कंपनी ने जो किट दिया, ये खर्चा फैक्ट्री का नहीं, ये ऑफिस का है, ये ऑफिस से संबंध रखता है। और वहीं एक और एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सोचा कि यार हमने ना नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, चलो इसकी ना एडवर्टीजमेंट कराते हैं। उन्होंने क्या किया, ब्रोशर छपवा लिए, लीफलेट छपवा लिए 5 लाख रुपए के।
और टाइम्स ऑफ इंडिया में कह दिया रोज सुबह सुबह जब अखबार बटेगा ना उससे पहले हमारा एक पेज डाल दो, लीफलेट ऐसे पेज अखबार के अंदर डाल दो, सो दैट हर घर में जब सुबह सुबह अखबार पहुंचेगा तो वो उनका लीफलेट निकल आएगा। अब ये जो लीफलेट है ये आपने खर्चा किया है, ये आपने खर्चा किया और टेंजिबल आइटम ब्रोशर आपके पास है, लेकिन ये खर्चा क्या फैक्ट्री का है, क्या ऑफिस का है? नहीं, ये तो सेल्स का है, ये तो सेलिंग ओवरहेड है, ये तो सेल का खर्चा है। तो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे जिसको ओवरहेड के नाम से जाना जाता है, दीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन ये खर्चा कहां पर हो रहा है। इट कैन बी आइदर इन द फैक्ट्री और ऑफिस और इट कैन रिलेट टू सेल। तो उस हिसाब से अब आगे ओवरहेड्स की हम फर्दर क्लासिफिकेशन बेटा करने जा रहे हैं। ये लीजिए, तो ओवरहेड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, ओवरहेड्स को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इसके अंदर आ गया जी, अगर फैक्ट्री संबंधित है तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैं इसके ना भिन्न भिन्न नाम लिखवाऊंगा, अभी जितना मैं लिख रहा हूं सिर्फ उतना लिखते रहिए। इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। दूसरा आ गया जी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इसके भी भिन्न भिन्न नाम में बताऊंगा। और उसके बाद आ गया जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, पूरा नाम मैंने बता दिया, सेलिंग एंड पुत्र डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो डिपेंडिंग अपॉन खर्चा कहां पर हो रहा है उसको इस प्रकार से आप बांट सकते हैं कि खर्चा किस किस टाइप का आपका होगा, ठीक है ना। तो साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। ये लीजिए जी, मैं आपको कॉस्ट गाथा में चलकर इन सब के बारे में ग्लिम्स दिखा देता हूं, बता तो मैंने दिया ही कि इनका मतलब क्या है। तो कहता है जी जो ओवरहेड्स हैं उसके अंतर्गत 3 चीजें आ रही हैं। नंबर 1 है प्रोडक्शन वर्क्स ओवरहेड, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन और नंबर 3 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनका नाम एक साथ लिया जा सकता है। फैक्ट्री ओवरहेड कौन से हैं? द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द फैक्ट्री फॉर द रनिंग ऑफ द फैक्ट्री। और कौन से? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट, क्योंकि अब हम किसके अंदर हैं? ओवरहेड्स के अंदर है, अब डायरेक्ट की बात नहीं हो रही। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कौन से हैं? जो इनडायरेक्ट कहां हो रहे हैं? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो रिलेट करते हैं, जैसे कि ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस की लाइट का खर्चा, ऑफिस का टेलीफोन, ये सब डिटेल में भी होगी बात। सेलिंग ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि मार्केटिंग के लिए है। डिस्ट्रीब्यूशन को अलग से कहना तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्चा होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्पैच करने में जो खर्चा होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें हम करेंगे डिटेल में, यहां ये आपको पढ़ाना था। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने इसी पेज पर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, फिर भी अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो हमें डायरेक्ट को, हम यहां स्टार मार्क करके ना लिख देते हैं डायरेक्ट के बारे में। आइए, डायरेक्ट usually means that material or labor or expense डायरेक्ट यूजली मीन्स दैट मटेरियल और लेबर और एक्सपेंस, मतलब मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। डायरेक्ट यूजली मीन्स दैट मटेरियल और लेबर और एक्सपेंस which can be identified, which can be identified on a, which can be identified on a per unit basis very conveniently, on a per unit basis very conveniently, मतलब कोई भी ऐसा खर्चा जिसको आप बड़े ही कन्वीनियंस से पर यूनिट बेस पर आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई एक यूनिट को बनाने में इतने का मटेरियल या इतने का लेबर या इतने का एक्सपेंस लगाए, अगर ये आइडेंटिफाई हो गया मतलब वो खर्चा कौन सा है? डायरेक्ट है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं लिख लिया। धीरे धीरे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये सारी क्लासिफिकेशन क्यों की? अगर इसके बैकग्राउंड पर जाओ, हमने यहां पर जो बात सीखी थी कॉस्ट शीट, इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर रहे थे, वहां पर मैंने आप बच्चों को एक पॉइंट लिखवाया था, अ कॉस्ट शीट
इज अ स्टेटमेंट शोइंग इन डिटेल द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो ये समझ में आ रहा होगा कि हम ये सब चीज क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये चीज पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें अब बनानी है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर इन सभी चीजों को ही एंटर करवाया जाएगा। तो हमें ये चीज समझ आ गई कि टोटल कुल मिलाकर 6 चीजें हैं, यही आएंगी। 6 चीजें कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। साथ में मैंने आपको क्या बताया, जो इनडायरेक्ट वाली चीजें उनको इकट्ठा करके ओवरहेड्स बोल सकते हैं। और ओवरहेड्स फर्दर 3 भाग में बट गए, डिपेंडिंग ऑन कहाँ का खर्चा है, प्रोडक्शन का है, ऑफिस यानी कि एडमिन का है, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो अब हमें कॉस्ट शीट में जब एंटर करना है, हमें कॉस्ट शीट में इसी तरह से बात करनी है। डायरेक्ट खर्चे तीनों के तीन अलग लिख देने, और जो इनडायरेक्ट है उनको इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर ऐसे नहीं लिखना, उनको फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, या सेलिंग का है, इस प्रकार से हमने बेटा उसके अंदर एंटर कराना है। कुल मिलाकर यही चीजें हैं, इसी की डिस्कशन हमने करनी है। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, कॉन्सेप्ट नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट शीट। आइए जी लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। जब हेडिंग के नीचे लिखेंगे तो हमारा ऐसा लाइन जो है यूज होता है। ये लीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ गया हमारा, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। में अपना पेज सेट कर लूँ, आप लोग भी रजिस्टर में नया पेज निकाल लेंगे। मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि थोड़ा सा लगेगा कि यार वेस्ट हो रहा है पेज मेरा, काश मैं उसमें लिख पाता, जगह बच गई सर, 6 लाइन बच गई पिछले पेज में। कोई बात नहीं पुत्र, ये चीजें तुम्हें रिवीजन में बड़ी हेल्प करेंगी। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर आ गए जी, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। जब फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट पर जा रहे हैं, सबसे पहले मैं बात कर लूं आपसे इंक्लूजन्स की। इंक्लूजन्स, हमारी कॉस्ट शीट में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। किस अंदाज में चीजें आने वाली हैं। कुल मिलाकर इतने बड़ी लाइन की आवश्यकता नहीं थी, 1 मिनट से। कुल मिलाकर 2 चीजें आएंगी जिनकी मैं फर्दर क्लासिफिकेशन करूंगा। एक तो आएंगे एक्सपेंसेस और दूसरे आएंगे स्टॉक्स। एक्सपेंसेस कौन से, मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। एक्सपेंस 2 टाइप के हैं, इट कैन बी द डायरेक्ट एक्सपेंस और इट कैन बी द इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट वाले खर्चे और इनडायरेक्ट वाले खर्चे। तो एक तो हो गई डायरेक्ट कॉस्ट्स, एक हो गई जी इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। एक खर्चे हो गए डायरेक्ट वाले, एक इनडायरेक्ट वाले। इनडायरेक्ट वाले बोले तो ओवरहेड, जिसको हमने देख लिया था प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। और एक है अदर कॉस्ट, एक है अदर कॉस्ट। सर ये क्या चीज है जी? कुछ साल पहले इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में बदलाव लाया, कुछ चीजें ऐसी ऐड करी जो कि पहले स्पेसिफिकली एडेड नहीं थी। ऐसा नहीं कि पहले वो आती नहीं थी, अगर उनसे संबंधित पॉइंट आ जाए तो उसको डाला जाता था, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट ने लिखकर नहीं बताया था ये चीजें कहां पर जाएंगी, तो एजम्पशन बेस चलता था, क्योंकि वेगनेस थी थोड़ी। अब उस वेगनेस को खत्म कर दिया गया, वो कुछ चीजें भी ऐड करेगी, तो वो अदर कॉस्ट हो गई। अदर कॉस्ट मैंने उसका नाम लिख दिया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेन है, अदर वाला भी एक हेडिंग बना दिया। सर ये स्टॉक का क्या मामला है, सर ये बताइए जरा, मैं बताता हूं। स्टॉक्स के अंदर पहले लिखवा दूं, उसके बाद फिर बताता हूं। स्टॉक्स 3 टाइप का होगा, स्टॉक 3 प्रकार का होगा। नंबर 1 रॉ मटेरियल, नंबर 2 पुत्र WIP, जिसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे आप अभी क्या हो, आप WIP हो, आप WIP हो, यू आर हाफ CA, ठीक है ना। और अंत में आ गया FG, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में फिनिश्ड गुड्स। तो इन 3 चीजों का स्टॉक आएगा। सर ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई, ये स्टॉक किस प्रकार से बन रहा है,
याद करें, बिल्कुल बेस याद करें। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है, मैंने क्या सिखाया था, हम किसके लिए कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब हम बात करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी देयर विल बी सर्टेन रॉ मटेरियल। आप क्या करेंगे, यू विल इनपुट द रॉ मटेरियल। हमने मटेरियल खरीदा, मटेरियल को एंटर कराया, बीच में क्या हुआ जी, प्रोसेसिंग हुई। उस प्रोसेसिंग के बाद वो क्या बन गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। उस प्रोसेस के बाद वो क्या बन गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। हमने ये सीखा है कि जब आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं, अब थोड़ा सा अच्छे से जो है सुनेंगे, सारी बातों को ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, आपने रॉ मटेरियल इनपुट किया, प्रोसेसिंग हुआ, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है बन गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, और मैंने सिखाया था जो कॉस्ट शीट है वो जरूरी नहीं कि एक ईयर के लिए बनेगी, हाँ इतना जरूर है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड, फॉर अ पीरियड, एक हफ्ते का है, एक महीने का है, 6 महीने का है, 2 महीने का है, क्वार्टर का कैसे है। तो जिस भी मंथ की या जिस भी पीरियड, आई शुड से, जिस भी पीरियड की आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं, उस पीरियड के स्टार्टिंग में, मान लो 1 महीने का बना रहा हो, तो उस मंथ की पहली डेट और उस मंथ की आखिरी डेट पर कुछ ना कुछ स्टॉक्स तो रहेंगे। तो वो स्टॉक्स कितने प्रकार के होंगे, स्टॉक्स 3 प्रकार के होंगे। स्टॉक का मतलब क्या है, जो सामान है आपके पास। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे पहला सामान किस चीज का होगा, रॉ मटेरियल का। जो सामान आपने खरीद कर रखा है, जिसको कच्चा पदार्थ आप कह सकते हैं, कच्चा माल जिसको कह सकते हैं, उस कच्चे माल को प्रोसेस करके आपने क्या बना दिया, फिनिश प्रोडक्ट बना दिया। तो आपके पास आपके पास स्टॉक किसका पड़ा होगा, फिनिश प्रोडक्ट का। लेकिन यह भी तो पॉसिबल है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास ऐसा सामान भी पड़ा हो जो ना तो रॉ मटेरियल है और ना ही फिनिश प्रोडक्ट है। इसी सामान को हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। एक मिनट जी, पहले मैं अपनी इस लाइन को जरा ठीक कर दूं, ये थोड़ी सी हमारी, क्या बात है, तुम ऐसे ही उठकर आगे चले जाओगे, नई नई फीचर्स हैं, आजकल के सॉफ्टवेयर बहुत तेज हो गए हैं। तो हमने यहां से रॉ मटेरियल इनपुट किया और यहां से फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकल आया। बीच में हमने क्या किया जी, प्रोसेसिंग किया। और जब ये यहां से लेकर यहां तक वाली स्टेज है, ठीक है ना, जब यहां से लेकर यहां तक वाली स्टेज है, इसके बीच में ना तो ये रॉ मटेरियल ना ही फिनिश प्रोडक्ट है, इसका नाम इस बीच में क्या है, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट शीट की, इतना ध्यान रखिए, हमें इन सभी चीजों की बात करनी है। कैसे होगी, पूरे लॉजिक के साथ, डिटेल में, खूब डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये हमारा बेस है, चैप्टर है पहला, ठीक है ना। कैसे आएंगे ये खर्चे, सर कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, वो सब चीजें मैं बता दूंगा, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। सिर्फ इतना समझिए कि कौन सी इंक्लूजन होने वाली हैं। खर्चे आएंगे, उसके अलावा स्टॉक आएंगे। स्टॉक आएगा 3 चीजों का, मटीरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड प्रोडक्ट का, और उसके आने से क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब चीजों के जवाब आपको मिलेंगे। बस इत्मीनान बनाए रखिए, इत्मीनान बनाए रखिए। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट हमारा रेडी होने जा रहा है, ठीक है ना। ये लीजिए, हम सीधा आ गए जी, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे इस चैप्टर में आप मानकर चलिए जो भी बना रहे हैं, ये इस चैप्टर के ऑलमोस्ट हर प्रश्न के अंदर जो है हमें बनाना होगा, जिसकी खूब सारी प्रैक्टिस क्लास में और खूब सारी प्रैक्टिस होमवर्क में हम करने वाले हैं। चलिए जी, हेडिंग लिखते हैं, कॉस्ट शीट ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कई बार आपको देखेगा आईसीए ना नाम यूज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको दोनों में से किसी भी नाम से बुला सकते हैं। पॉपुलर नेम इसका है कॉस्ट शीट, ठीक है। तो कॉस्ट शीट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहा जाता है, ऑफ ऑफ डैश, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्वेश्चन जो आपको बताएगा यहां पर वो डाल देना, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, बाबू लिमिटेड, सोना लिमिटेड, जादू टोना लिमिटेड, वट एवर, जो भी क्वेश्चन कहेगा वो ऐसे आप पा देना। उसके बाद कितने पीरियड के लिए है वो हमने डाल देना, फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड
डैश टू डैश। अगर सीधा सीधा बता दे फॉर द मंथ जनवरी 2024, फॉर द मंथ जून 2023 वगैरह वगैरह। अदरवाइज फॉर द पीरियड 1 जनवरी टू 31 जनवरी, किसी भी तरह से जो भी पीरियड होगा वो यहां पर लिख देना। ये बिल्कुल बेसिक है, इस तरह से करना है। बिलीव मी, बहुत सारे टीचर्स क्या सिखाएंगे सीधा, और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आप अपने किसी फ्रेंड वगैरह का रजिस्टर देखेंगे ना, क्या लिखेगा, कॉस्ट शीट खत्म, कॉस्ट शीट खत्म, मैं क्यों लिखूं ये सब। तो ये चीजें कोई बताता नहीं, अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब ऐसा काम करेंगे तभी तो बाबू नंबर मिलेंगे, और कोई नंबर वहां लंगर थोड़ी चल रहा है जो यूं ही बढ़ जाएंगे। ये लीजिए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आएगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, ब्रैकेट में रुपये का साइन, और कॉस्ट पर यूनिट, फिर से ब्रैकेट में रुपये का साइन। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। मेन दो ही कॉलम है, पर्टिकुलर्स का कॉलम है और टोटल कॉस्ट का कॉलम है। यही दो कॉलम इंपॉर्टेंट है। पर यूनिट वाला कॉलम बहुत ही हार्डली किसी क्वेश्चन में हम बनाएंगे। सीरियल नंबर नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट के अंतर्गत, फॉर्मेट बनाने भी तो मॉडल एक फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, तो यहां पर मैं सब चीजें आपको बताने जा रहा हूं। ये वाली स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ आराम से लिखते चलेंगे पहले, उसके बाद एक एक पॉइंट को उठा उठाकर रगड़कर पढ़ाई करेंगे। ये लीजिए जी, सबसे पहले नंबर 1 लिखिए जी। नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। नंबर 2, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय ब्रैकेट में लेबर। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। नंबर 3, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नंबर 3, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले काम, तीनों के तीन डायरेक्ट खर्चे लिख लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सबको जोड़कर क्या बन गया हमारे पास, इन सबको जोड़कर बन गया बेटा प्राइम कॉस्ट। हमने सीखा था ना, डायरेक्ट कॉस्ट ऑब्लिक प्राइम कॉस्ट। पॉपुलर नेम, टेक्निकल नेम क्या है, प्राइम कॉस्ट। ये कैसे आया हमारे पास प्राइम कॉस्ट, ब्रैकेट में बता दूं 1 + 2 + 3। हमने डायरेक्ट मटेरियल के अंदर डायरेक्ट लेबर यानी कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को जोड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ा, तो हमारे पास आ गया प्राइम कॉस्ट। कई बार बच्चे कहते हैं सर सबसे पहले डायरेक्ट वालों को क्यों लिखा। याद कीजिए, इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल प्राइम है, जो इजीली आइडेंटिफाई, जो बिल्कुल फ्रेश है, सबसे पहले उसकी बात की जाती है। उसके अलावा बता दो, जब आप नए नए अकाउंट्स में आए थे, आपने सीखा था जर्नल एंट्री करना, और उसका क्या नाम होता था, डेफिनेशन, जर्नल इज द प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री। प्राइम बुक्स, प्राइम कैसे बना, प्राइमरी से, जो सबसे पहले है, सबसे पहले वही तो आएगा। तो सबसे इजीली किसको आइडेंटिफाई करना आसान है, डायरेक्ट वाले खर्चे को, तो हमने सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे लिख दिए। अब आएंगे सारे इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चे आएंगे, इनडायरेक्ट कैसे आएंगे, इस 3 भाग में, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग। मुझे ये बताइए, पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, मैन्युफैक्चर होगा यानी कि बनेगा, या पहले सेल हो जाएगा मार्केट में, क्या होगा, पहले बनेगा, पहले बनेगा, उसके बाद जाएगा सेल होने के लिए। तो पहले खर्चा कौन सा आना चाहिए, प्रोडक्शन वाला कि सेलिंग वाला, प्रोडक्शन वाला। लोग रट्टा मरवाते हैं, कहते हैं कॉस्ट शीट में रट्टा मार लो, पहले फैक्ट्री का आएगा बाद में लास्ट में सेलिंग आएगा। रट्टा नहीं है भाई, लॉजिक से, लॉजिक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोडक्शन का खर्चा आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट पहले बनेगा फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के खर्चे आएंगे। अंत में आएंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि वो अंत में सेल होगा, और बीच में जो बच गया एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हमारा आ जाएगा। इस तरह से आएगा, पहले प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट की हम कह रहे हैं अकाउंटिंग होगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और अंत में प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाएगा। तो इस तरह से हायरार्की पुत्र बनेगी। सबसे पहले फैक्ट्री के खर्चे आ रहे हैं, लिख लेंगे जी नंबर 5। नंबर 5,
वर्क्स ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स बोलते हैं जी इसे। जैसे ही आपने प्राइम कॉस्ट के अंदर वर्क्स ओवरहेड को ऐड किया, हमारा जो आ जाएगा टर्म, इसको बोला जाता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट कैसे बन गया? प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने वर्क्स ओवरहेड को पुत्र ऐड कर लिया, ये बन गया ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद आ रही जी नंबर 7, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और 8th, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा करते हुए लिख लीजिए पहले इन दोनों को आराम से। ऐसा करते हुए हम पहुंच जाएंगे नेट कॉस्ट पर। नेट नहीं लिखना, सिंपल वर्क्स कॉस्ट लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद हम आएंगे वर्क्स कॉस्ट पर। मैं ब्रैकेट में वैसे लिखकर बता देता हूं कि ये हमारी कौन सी वर्क्स कॉस्ट आई है जी। अगर ऊपर वाली ग्रॉस थी तो ये हमारी नेट वर्क्स कॉस्ट है। इंस्टीट्यूट ये नाम यूज नहीं करता, आप करोगे ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट गलत कर देगा, ठीक है ना। तो नेट वर्क्स कॉस्ट भी इसे कह सकते हैं, वर्क्स कॉस्ट। और ये कैसे आया ध्यान से देखेंगे। जो नंबर 6 था, जो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट था, उसमें हमने ओपनिंग WIP ऐड किया और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP था उसे माइनस किया। तो 6 में 7 को प्लस किया है, 8 को माइनस किया है। हम ऐसा करते हैं, यहां पर लिखते भी चलते हैं, इस किसी डिफरेंट कलर से एक से ना बना लेते हैं। ये लीजिए वॉयलेट कलर से। डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किए तो प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड ऐड किए तो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ गया। इसके अंदर बेटा ओपनिंग WIP ऐड किया, क्लोजिंग WIP माइनस किया, तो हम वर्क्स कॉस्ट तक आ गए। ये सब क्यों हो रहा है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक बार पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर इन सब चीजों को आराम से इत्मीनान से समझेंगे। ये आ गया जी वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। ये लीजिए अब आ रहे हैं नंबर आगे 10 पर। नंबर 10 लिखेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लिखते जाएंगे। ये पता कौन सी चीजें हैं? थोड़ी देर पहले मैंने एक हेड बताया था आपको, अदर कॉस्ट। ये वाला इंस्टीट्यूट ने जो नया इंक्लूजन किया था नई कॉस्ट शीट में, उसकी बात हम कर रहे हैं। यहां पर एक साथ ही चीजें आएंगी। कुल मिलाकर 5 चीजें हैं, 4 एक्सपेंस के नेचर में है, एक माइनस के नेचर में है। छोटा सा एक स्क्रैप का इनकम होता है उसके बारे में। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हो गया, लिखेंगे आगे 11 नंबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। 11 नंबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। नंबर 12 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ब्रैकेट में लिखेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ब्रैकेट में लिख लेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। नंबर 13 लिख रहे हैं क्रेडिट फॉर रिकवरीज, या फिर इसको स्क्रैप भी बोल सकते हैं, या फिर बाय प्रोडक्ट्स, या फिर मिसलेनियस इनकम, क्रेडिट फॉर रिकवरीज ऑब्लिक स्क्रैप ऑब्लिक बाय प्रोडक्ट्स ऑब्लिक मिसलेनियस इनकम।
14th 14th पैकिंग कॉस्ट, 14th पैकिंग कॉस्ट ब्रैकेट में प्राइमरी, 14th पैकिंग कॉस्ट ब्रैकेट में प्राइमरी। और ये हमारा पड़ाव आ गया जी। पहले पहले कौन से पड़ाव आए हैं? एक प्राइम कॉस्ट का पड़ाव आ चुका है नंबर 4, एक नंबर 6 ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का पड़ाव आ चुका है, एक नंबर 9 वर्क्स कॉस्ट का पड़ाव आ चुका है। और अब नया पड़ाव आ रहा है नंबर 15, जिसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका नाम है भाइयों और बहनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कैसे आया? हम नंबर 9 तक पहुंच चुके थे, तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं 9। 9 में हमने क्या किया? क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा जो नंबर 10 था प्लस किया, फिर नंबर 11 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा था वो भी प्लस किया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्लस किया, एक 13th था स्क्रैप माइनस किया। क्यों? हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट, ये एक छोटा सा स्क्रैप का इनकम है, इसके कारण मेरी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है, तो हमने इसे माइनस कर दिया। और एक पैकिंग का खर्चा है प्राइमरी, उसे ऐड कर दिया नंबर 14 को, तो हम 15 नंबर पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आ गए। और यहां भी हम सिंबल लगा लेते हैं, क्वालिटी का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, क्रेडिट फॉर रिकवरी को माइनस कर दिया और पैकिंग को ऐड कर दिया जी। यहां तक नोट कर लीजिए। हाँ जी, यहां तक हो गया है नोट। बढ़ते हैं आगे। आपका वही पेज चलता जा रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। बच्चों के मन में प्रश्न आना स्टार्ट हो गया, जिन बच्चों का पेज भरने वाला होगा, सर कितने लाइंस और हैं, सर कितने लाइंस और हैं? 7-8 लाइंस अप्रॉक्सीमेटली और होंगे अभी। 15 नंबर तो हो गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 16 नंबर लिख रहा हूं यहां। नंबर 16 लिखेंगे जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नंबर 17 लिखेंगे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नंबर 17 लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हमारा फिर से एक बार पड़ाव आ गया, इस पड़ाव का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कैसे आएगा? पिछला पड़ाव था नंबर 15 पर, हमने उसमें 16 को ऐड करना है, 17 को माइनस करना है। 16 को करना है ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी को, 17 को करना है माइनस, और ये आ जाएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 15 में 16 को प्लस किया, 17 को माइनस किया, ये आ गया जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो गया। 19 नंबर पर आ गए। 19 नंबर लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सर ये थोड़ी देर पहले भी तो लिखे थे, ये देखिए थोड़ी देर पहले नंबर 12 में लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लेकिन ब्रैकेट में था रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी।
यहां रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं लिखना, यहां लिख दीजिएगा जनरल, यहां लिख दीजिएगा जनरल। 19 नंबर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। नंबर 20 मार्केटिंग ओवरहेड्स। नंबर 20 मार्केटिंग ओवरहेड्स। मार्केटिंग के अंतर्गत दो पॉइंट आएंगे, पहला आएगा सेलिंग ओवरहेड्स और दूसरा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हालांकि एग्जाम के अंदर हमें दोनों को ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग से बताना होता है, सेलिंग और ओवरहेड्स को इकट्ठे करके भी दिखा दिया तो भी इंस्टीट्यूट नंबर कट नहीं करता। सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इस प्रकार से भी दिखा देना। मार्केटिंग मेजर हेड बना दिया, उसके अंदर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाले आ गए। 21 नंबर इंटरेस्ट, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। 21 नंबर इंटरेस्ट, इसको स्टार मार्क करके हमने लिख लेना जी। बहुत समय तक इस बारे में चर्चा होती रही कि इंटरेस्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। अब हम ये जानते हैं कि कॉस्ट एज सब्जेक्ट के लिए कोई ऐसा नहीं कि लॉ बना हुआ है कि किसी ने बताया कि भाई ऐसा ही होगा, इस सेक्शन में लिखे, सब सेक्शन में लिखा है। जैसे अकाउंट से जो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, दोज आर गिवन एज पर द कंपनीज एक्ट। शेड्यूल्स हैं प्रॉपर जहां पर बताया गया और उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, लेकिन यहां पर कोई एक्ट नहीं है बताने वाला। तो देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि इंटरेस्ट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, क्योंकि प्रोडक्शन से उसका डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, तो हमारी कॉस्ट शीट में ना आए। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि इंटरेस्ट शुड अक्कर इन द कॉस्ट शीट। तो काफी समय तक इंस्टीट्यूट भी टू माइंड लेकर चलता था। कुछ समय पहले तक इंस्टीट्यूट, कुछ साल पहले तक ये कहता था इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर इंस्टीट्यूट ने कुछ साल पहले से कहना स्टार्ट कर दिया इंटरेस्ट आएगा। लेकिन सवाल खड़ा हुआ इंटरेस्ट आएगा कहां, क्योंकि ना तो ये स्पेशली फाइनेंस का है खर्चा, ना ऑफिस का है, ना सेल वालों का है। तो कहते हैं ऐसा करना, जब लास्ट में पहुंच जाओगे ना कॉस्ट शीट के, तो इसको एक अलग से हेड डालकर दिखा देना। लेकिन ये मार्केटिंग ओवरहेड का हिस्सा नहीं है। मैंने इसको 20th के अंदर नहीं लिखा, मैंने 21 नंबर बनाकर अलग से लिखा है इंटरेस्ट, तो इसे यहीं पर लिखा रहने देंगे। और मुश्किल से कोई क्वेश्चन होगा जिसमें इंटरेस्ट का पॉइंट आएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आ जाए तो बहुत सारे बच्चे इसे यहां से डिलीट कराएंगे, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि ये सिखाया नहीं जाएगा कि इंटरेस्ट इसका पार्ट है, जबकि हमारे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में स्पेसिफिकली लिख कर दिया है कि ये अभिन्न अंग है कॉस्ट शीट का। ये लीजिए जी, ये हमारा अंतिम पड़ाव ऑलमोस्ट आ रहा है, नंबर 22। ये हो गया जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैसे आया? जो हमारा पिछला पड़ाव था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके अंदर 19 एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड किया, 20th मार्केटिंग ओवरहेड को ऐड किया पुत्र, और 21 को भी ऐड किया, तो हम नंबर 22 कॉस्ट ऑफ सेल तक आ गए हैं। 22 नंबर कॉस्ट ऑफ सेल तक हम पहुंच गए। कॉस्ट शीट में ये अंतिम कॉस्ट है, दिस इज द लास्ट कॉस्ट। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना होता, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लिखना। लेकिन कॉस्ट शीट का मेन पर्पस सिर्फ कॉस्ट तक पहुंचना नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहां पर प्रश्न हमें कहेगा आपका ना सेल्स इतने रुपए का हुआ, तो बताना जरा कितना प्रॉफिट हुआ। तो यार जब फाइनल कॉस्ट तक पहुंच गई, मान लो ये वाली कॉस्ट आ गई 90 लाख की, और क्वेश्चन आपको बोलता है कि जो सेल्स है ना वो 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए की हुई है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 लाख रुपए का। तो वो प्रॉफिट भी हम यहीं पर निकालकर बता देंगे। लिख रहे हैं नंबर 23 प्रॉफिट, और ये फाइनली आ गया जी नंबर 24 सेल्स। ये कैसे आया? जो 22 था कॉस्ट ऑफ सेल, उसके अंदर 23 हमने प्लस किया, तो ये आपका आ गया जी सेल्स। ये लीजिए, यहां पर हमारी कॉस्ट शीट का अंत होता है।
ठीक है जी, यहां तक हमने देख लिया। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमारा डन हो गया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, हम एक एक पॉइंट को पकड़कर जो है इवेल्युएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट शीट में करवा देता हूं आपको। सबसे पहले हमने क्या लिखा, जितने भी डायरेक्ट खर्चे थे उनको एक एक करके लिखा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इनका जो टोटल है प्राइम कॉस्ट आ गया। ठीक है ना, ये तीन मेन कॉस्ट कौन सी होगी, डायरेक्ट कॉस्ट। दीज ऑल आर डायरेक्ट कॉस्ट। उसके अलावा हमने कहा था आपके इनडायरेक्ट खर्चों के, जिसको आप तीन भागों में बांटोगे, फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, और मार्केटिंग यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा आपका फैक्ट्री का खर्चा, वर्क्स ओवरहेड जिसको बोलते हैं। ये रहा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, जनरल जिसको लिखा, और ये रहा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। इंटरेस्ट के साथ हमने स्टार लगा दिया, मैंने बता दिया कोई ऐसे जो इंपॉर्टेंट खर्चा नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो हमें यहां पर लिखना होगा। तो ये 6 के 6 खर्चे हमने लिख दिए। हम जब स्टार्टिंग से एंड तक गए तो हमारे पास ना पड़ाव आते रहे। हमने इनको पड़ाव क्यों बोला, जब केबीसी भी देखते हैं वहां पर अमिताभ जी स्टाइल में बोलते हैं कि देवी और सज्जनों, पहले 5 प्रश्न के बाद पड़ाव आएगा 20,000 रुपए का, यानी कि एक बार आप 20,000 तक पहुंच गए तो कम से कम उतनी धनराशि तो घर लेकर जाइएगा ही। तो यहां पर पड़ाव आ गया जी नंबर 4, प्राइम कॉस्ट। मतलब प्राइम कॉस्ट तक का काम हो गया, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। उसी प्रकार से ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आया, वर्क्स कॉस्ट आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, उसके बाद आया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फाइनली आया आपका सेल्स, जहां पर हमारे प्रॉफिट को निकाल दिया। ठीक है, 3 खर्चे डायरेक्ट, 3 खर्चे इनडायरेक्ट हमने लिख लिए। उसके बाद जहां तक बात आई इनकी, ये 5 पॉइंट ऐसे थे जो मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ने कुछ समय पहले इनको ऐड किया। पहले इनके बारे में क्लैरिटी नहीं थी कि ये कहां पर जाएंगे, जिसमें 5 चीजें, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले, और एक है पैकिंग कॉस्ट, ब्रैकेट में प्राइमरी, मतलब प्राइमरी पैकिंग का खर्चा है। ये 4 कॉस्ट हैं, और एक है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, लिखा है क्रेडिट फॉर रिकवरी, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट, मिसलेनियस इनकम, उसको माइनस किया गया है। उसके अलावा स्टॉक्स हैं। उसके अलावा मैंने क्या बताया था, 3 तरह के स्टॉक्स होंगे, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक और FG का स्टॉक। जहां तक FG के स्टॉक की बात है, हमें ये दिख रहा है, ये रहा जी FG का स्टॉक। जहां तक WIP की बात है, ये हमें दिख रहा WIP का स्टॉक। सर आपने कहा था मटेरियल का स्टॉक भी होगा, वो तो है ही नहीं। है। यहां देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा है। जब वर्ड कंज्यूम्ड लिखा है, इसका मतलब जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है। मैं आपको जब डिटेल में सिखाऊंगा फॉर्मूलाज तो बताऊंगा कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे बनता है। जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ऐड हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल पुत्र माइनस हो चुका है। इसीलिए आप देखेंगे मैंने वर्ड डायरेक्ट मटेरियल नहीं लिखा, मैं लिखा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का मतलब होता है यूज, आपने कितने रुपए का किया है। इनमें जब हम डिटेल में बातचीत करेंगे, सबसे जो पहला पॉइंट है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसी में सबसे ज्यादा समय हमें लगेगा, तो वहीं पर मैं इसके स्टॉक्स की बात भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एक करनी है हमें कॉस्ट शीट की। ठीक है ना, मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला है मैं पहले अंडरस्टैंडिंग करवा दूं, समझा दूं, या फिर पहले एक एक पॉइंट को लिखवा दूं। तो पहले मैं समझा देता हूं, एक बार समझ आ जाएगा तो फिर लिखने में भी हमें मजा आएगा। समझाने में क्या है बेसिकली कि ये स्टॉक्स जो है ये क्यों अपीयर हो रहे हैं, व्हाई दीज आर अपीयरिंग, व्हाट इज देयर मीनिंग, एंड हाउ वी आर गोइंग टू टैकल ऑल दिस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट शीट, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिखा दूंगा ऐसे ही आपको। एक हेडिंग में जरूर लिख दूंगा अपने पास, मेरे पास रिटर्न रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने ये आपको करवा दिया। मेरे पास रिटर्न रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने ये आपको करवा दिया, कोई कॉन्सेप्ट नंबर नहीं बना रहे। अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट शीट, लेट्स से ये एक समय सारणी हो गई। समय सारणी का मतलब ये एक समय हो गया, 1 अप्रैल 23, 30 अप्रैल 23, कोई भी ईयर ले लिया मैंने, उसका एक पर्टिकुलर मंथ उठा लिया। हमने कहा कॉस्ट शीट कितने भी समय की बना सकते, तो मैंने एक मंथ उठा लिया। नाउ द क्वेश्चन सेज टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड। हमने क्या करना, इस पीरियड में जो भी खर्चा वो उठाकर ठोक देना। इस पीरियड में कौन कौन सा खर्चा होगा, इस पीरियड में कौन कौन सा खर्चा हुआ होगा। हमने कहा इस पीरियड में होने वाले सारे खर्चे ले लो। सारे खर्चे में मतलब हमने क्या ले लिया, कॉस्ट शीट में जैसे कहा वैसे ही चलो, डायरेक्ट मटेरियल ले लिया, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये क्या बन गया बेटा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए।
इसके बाद मैंने इसमें वर्क्स ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री वाले खर्चे ऐड कर लिए। ये क्या बन गया? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि इस पर्पस समझाना है, लिखवाना नहीं है, समझना है सिर्फ हमने। मुझे बताओ जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे हैं कहां होंगे? ऑब्वियसली एंड ऑब्वियसली इन द फैक्ट्री। ये हमने पहले ही सीख लिया कि ये वाले खर्चे फैक्ट्री में होते हैं। और उसके बाद वापस से फैक्ट्री वाले खर्चे जिसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड, ये भी फैक्ट्री में हो रहे हैं। पॉइंट सिर्फ इतने हैं कि जो ऊपर वाले खर्चे हैं वो डायरेक्ट नेचर के थे और ये वाले इनडायरेक्ट नेचर के हैं। हम पहुंच गए ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट पर। सुनते जाना। हमने आप देखा ना ताब, हमने जब ये कॉस्ट शीट बनानी स्टार्ट करी, हमने 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 अप्रैल 23 तक का सारा खर्चा जोड़ दिया। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जितना भी हमने खर्चा किया वो सारा हमने यहां डाल दिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड का। कॉस्ट शीट में अंतिम पड़ाव क्या है? सेल्स। सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे पूरी कॉस्टिंग खत्म कर लेते हैं, सीए इंटर पास कर लेते हैं, सीए फाइनल होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, लेकिन ये स्टॉक की एडजस्टमेंट क्यों थी ये किसी को पता नहीं होता। ये समझ ही नहीं आता कि ये एडजस्टमेंट क्यों हो रही है। कॉस्ट शीट के अंदर लास्ट आइटम क्या है? सेल्स। मुझे बताओ, सेल्स सिर्फ फिनिश गुड्स की होगी या डब्ल्यूआईपी की भी हो सकती है? सेल्स सिर्फ फिनिश गुड्स की होगी या डब्ल्यूआईपी की भी हो सकती है? ऑब्वियसली सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की ही होगी। मान लीजिए मैं कहता हूं ये बोतल है, मैं खरीदने गया मार्केट में, ये ढक्कन है इसका, शॉपकीपर कहता सर ये बोतल। मैंने कहा यार ढक्कन, कह रहा ढक्कन नहीं बना अभी, आप ले जाओ इसे। क्या मैं खरीदूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि खाली बोतल का क्या करूंगा? पीने के लिए तो बोतल खोलूंगा, लेकिन बाकी टाइम तो ढक्कन लगाना पड़ेगा ना। क्या करूंगा इसका? तो ये बिना ढक्कन के किसी काम की नहीं है। कितना जरूरी होता है ढक्कन। और क्या ले? मान लो घड़ी, मैं मार्केट में गया घड़ी लेने के लिए, डायल पड़ा है, स्ट्रैप नहीं है। कैसा स्ट्रैप नहीं बन पाया अभी तक? आप डायल ले लो। अरे भाई खाली डायल को हाथ पर लगाऊंगा कैसे? मतलब डब्ल्यूआईपी है। तो कॉस्ट शीट में अंतिम आइटम है सेल्स। जब आप सेल को कंपेयर करके कॉस्ट ऑफ सेल से प्रॉफिट निकाल रहे हो, हमें यह पता है कि जो यूनिट पूरी तरह बना ही नहीं है, जब वो सेल ही नहीं हुआ तो उसकी कॉस्ट भी नहीं आनी चाहिए। कॉमर्स का एक बेसिक रूल क्या है? कॉमर्स का एक बेसिक रूल क्या है? आपके 100 यूनिट्स फिनिश बन गए, आपके 20 यूनिट डब्ल्यूआईपी के पड़े हैं जो कंप्लीट नहीं हुए। आप सेल किसको कर सकते हो? सिर्फ यही यूनिट्स ऐसे हैं जिनको आप सेल कर सकते हो। जब सेल इनको करोगे तो प्रॉफिट किस पर आएगा? सिर्फ इन पर आएगा। यार ये वाले प्रोडक्ट तो सेल ही नहीं हो रहे ना, जो ये 20 यूनिट्स ऑफ डब्ल्यूआईपी हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है तो ना ही ये सेल होंगे और ना ही इन पर आएगा प्रॉफिट। तो जब सेल और प्रॉफिट इन पर आएगा ही नहीं, मतलब ये प्रोडक्ट फिनिश ही नहीं है, तो ये हमारी कॉस्ट के अंदर जुड़े रहने ही नहीं चाहिए। क्योंकि कॉस्ट शीट का अंतिम क्या है? अंतिम पॉइंट क्या है? सेल। हम यहां पे लिखेंगे सेल्स इतने रुपए की। सेल्स कितने की मेरे एग्जांपल में? सिर्फ 100 यूनिट की। तो क्या यहां पर 120 यूनिट की कॉस्ट आ सकती है जिसमें 100 यूनिट एफजी के हैं और 20 डब्ल्यूआईपी के? आंसर है नहीं। अगर मुझे ट्रू प्रॉफिट निकालना है तो मेरे सामने सिर्फ एफजी की ही कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि एफजी ही सेल हो, इसकी कॉस्ट होनी ही नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है? डब्ल्यूआईपी की एडजस्टमेंट करनी है, सो दैट अभी तक यहां तक हमने जो कॉस्ट ऐड करी, ये जो कॉस्ट ऐड हुई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये पूरे महीने की कॉस्ट ऐड कर दी। हो सकता है जो ये खर्चा लगा इसमें से कुछ खर्चा ऐसे यूनिट्स पर लगा हो जो यूनिट्स अब तक कंप्लीट ही नहीं हुए। लेट्स एज्यूम, मैं आपको कहता हूं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बनने में 4 दिन लगते हैं। सुनना ध्यान से, उसको बनने में 4 दिन लगते हैं। यहां लास्ट पे डेट्स मार्क करेंगे, 27 तारीख, 28, 29 और 30। जो काम 27 की सुबह को, जो काम 27 की मॉर्निंग को स्टार्ट हो गया होगा, मैंने क्या बोला? 4 दिन लगते हैं बनने में। डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4। जो यहां मॉर्निंग में काम मैंने कंप्लीट स्टार्ट किया करना, वो 30th की इवनिंग में आकर हो जाएगा कंप्लीट। ये तो ओके हो गया। लेकिन डे 1 के दौरान जो सामान लगा होगा शाम तक,
डे 2 में जो लगा, डे 3 में जो लगा और डे 4 में जो लगा, क्या ये मेरा काम 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो पाया? आंसर है नहीं। जो मेरा 27 तारीख को स्टार्ट हुआ वो कहीं जाकर कब कंप्लीट होगा मेरा? यहां 1 मई को। जो मैंने 28 तारीख को स्टार्ट किया वो 2 मई को, जो 29 को स्टार्ट किया वो 3 मई को, एंड सो ऑन 4 मई। यानी कि इस 4 दिन में जो आपने खर्चा किया, जिन यूनिट्स पर खर्चा किया, वो 30 अप्रैल को हमारे पास क्या पड़े हैं? दीज हैव नॉट बीन फिनिश, दीज आर इन हाफ प्रोसेस्ड स्टेज, उनको कहते हैं WIP। मुझे पूरे महीने में से ऐसा खर्चा निकालकर अलग करना होगा जो कि ऐसे यूनिट्स पर लगा है जो कि कंप्लीट ही नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूं पूरे महीने में आपने हाइपोथेटिकली 1 लाख रुपए का खर्चा किया, जिसमें से 10,000 रुपए का खर्चा ऐसा है जो कि इन यूनिट्स पर हुआ था जो कि इस महीने में कंप्लीट ही नहीं हो पाए। तो मैं कहूंगा यार इसको ना माइनस कर दो। ये क्या है? इसका नाम क्या हो गया? क्लोजिंग WIP। WIP तो कौन सा? क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग का मतलब जिस पीरियड की आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं उसकी अंत वाली डेट कौन सी है? 30 अप्रैल 2023 की क्लोजिंग WIP। तो देखने से क्या लग रहा है, जो हमारा ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मैंने कितना बोला, ठीक है इसको यहां पर लिख लेते हैं। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मैंने कितना बोला? 1 लाख का मेरा टोटल खर्चा हुआ, जिसमें से इसको यहां से रब कर देते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। जिसमें से हम कह रहे हैं हमारा 10,000 रुपए का खर्चा ऐसा है, 10,000 रुपए का खर्चा ऐसा है जो कि क्लोजिंग WIP का है। तो देखने से लग रहा है मतलब 90,000 रुपए की कॉस्ट ऐसी है जो कि फिनिश गुड्स पर लगी है। रुक जाइए, जैसे इस मंथ के एंड में क्लोजिंग WIP है, पिछला महीना भी तो रहा होगा, मार्च 2023 का, इसमें भी तो क्लोजिंग WIP रहा होगा। मार्च 2023 में भी अंत के कुछ दिनों में ऐसा काम हुआ होगा जो मार्च में कंप्लीट ही नहीं हो पाया। वो कब कंप्लीट हुआ होगा? जो मार्च 23 वाला क्लोजिंग WIP था, ये यहां पर आपका कंप्लीट हुआ होगा। यानी कि ये गुड्स आपके जो पिछले पीरियड के WIP थे, जो गुड्स आपके यहां पर WIP थे, वो हमारी इस डेट के बाद फिनिश हुए होंगे, जिसके कारण आपने पिछले मंथ के एंड पर उसको भी क्लोजिंग WIP मानकर माइनस किया होगा। क्योंकि माइनस किया था, क्योंकि उस वक्त वो कंप्लीट नहीं थे, लेकिन इस पीरियड में आकर वो कंप्लीट हो गए। तो उनकी जो कॉस्ट माइनस की थी, अब वो कॉस्ट ऐड करने का समय आ गया, क्योंकि अब ये गुड्स मेरे फिनिश हो गए। जिसके कारण हम कहते हैं कि आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए अपनी ओपनिंग WIP को। लेट्स एज्यूम मैं कहता हूं कि मेरा ओपनिंग WIP था 5,000 का। इसको नेट करने के पश्चात आपके पास फिगर आएगी जी नेट फैक्ट्री कॉस्ट की, या फिर जिसको खाली फैक्ट्री कॉस्ट भी आप कहते हैं। ये आ जाएगा हमारे सामने 95,000 नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या ये बात समझ रहे हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। WIP की एडजस्टमेंट की जा रही है सो दैट वी कैन रीच at the cost which has been incurred in the factory with respect to only the finished good units। जब हम कॉस्ट शीट में स्टार्टिंग से खर्चों को ऐड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क्स ओवरहेड, हम बिना देखे कि खर्चा कौन से यूनिट पर हुआ ऐड करते जा रहे हैं, सिर्फ इस बेस पर कि वो उस पीरियड में हुआ 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऐड करते गए। लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि खर्चा ऐसे यूनिट्स पर हो गए जो कि कंप्लीट ही नहीं है, तो उसको हमें बाहर निकालना होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP की एडजस्टमेंट की जाती है सो दैट वी कैन रीच एट द कॉस्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स की है। तो जो हमने वर्क्स कॉस्ट नेट लिखा था, यहां पर आकर हमारे सामने ये कॉस्ट कौन सी हो जाती है? ऑन फिनिश्ड गुड्स ओनली। जब मैं आपको हर एक पॉइंट का डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा वहां पर भी लिखवाऊंगा, लेकिन हां आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, जो ये ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट थी इट वाज ऑन WIP एंड FG बोथ। ये WIP और FG दोनों पर थी, क्योंकि ये भेदभाव नहीं करे कि कौन से यूनिट पर खर्चा हुआ। ये कह रहे खर्चा हुआ तो हम तो लिख डालेंगे, लेकिन जैसे ही हमने WIP की एडजस्टमेंट करी तो हमारे सामने कॉस्ट निकल कर आ गई विच हैज बीन इनकर्ड ओनली एंड ओनली ऑन द FG। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नहीं तो बच्चे रट्टा ही मार लेते हैं कि यार ये ओपनिंग WIP ऐड कर दो, क्लोजिंग WIP माइनस कर दो। ऐसा रट्टा नहीं मारना। ये हो गया FG ओनली। उसके बाद आ गया जी ये सभी खर्चे, क्वालिटी वगैरह वगैरह। अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं आपको।
हम करते करते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आ गए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप देख रहे हैं लिखा है प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। ये क्यों करते हैं, अब मैं ये बताता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या लग रहा है देखने से, प्रोडक्शन मतलब जितने गुड्स आपने प्रोड्यूस किए। मेरा थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, कहां गया, हाँ नीचे वाली शीट पर है, ये देखिए। मैंने आपको कहा था हमने 100 यूनिट बनाए एफजी के, 20 यूनिट बनाए डब्ल्यूआईपी के, तो डब्ल्यूआईपी की एडजस्ट हमने कर दी। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे सामने आई वो 100 यूनिट की आई, और हमने डब्ल्यूआईपी क्यों बाहर निकाला, क्योंकि हमने बोला था एफजी ही सिर्फ ऐसा यूनिट है जो सेल हो सकता है, डब्ल्यूआईपी सेल नहीं हो सकता। तो जब सेल एफजी का होगा तो कॉस्ट भी एफजी की ही होनी चाहिए। तो हम एफजी की कॉस्ट निकालकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर पहुंच गए। अब मुझे ये बताओ, अब बच्चों के मन में आ रहा है अब तो एफजी आ गया, अब एडजस्टमेंट क्यों हो रही है भाई, ये बताओ। आपने 100 यूनिट बनाए, क्या जरूरी है क्या 100 के 100 बिक जाएंगे, नहीं। मैं कहता हूं मान लो आपने जब सेल किए आपके 70 यूनिट सेल हुए। अब ये बताओ क्या ऐसा आप कर सकते हो कि सेल्स है 70 यूनिट की और जो कॉस्ट है वो 100 यूनिट की, और यहां से आप प्रॉफिट निकालना चाहो। आप कहोगे यार मैंने ना एक यूनिट खरीदा था 100 रुपए में, ठीक है डिफरेंट लेते हैं कुछ। आप कहते हो मैंने ना एक यूनिट 50 रुपए में खरीदा था, तो कितनी कॉस्ट हो गई 5000 की। आप कहते मैंने ना एक यूनिट 70 रुपए का बेच दिया, तो सेल्स कितने की हुई 4900 की। आप कह रहे यार खरीदा था 50 का, सेल कर दिया 70 का, प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन यहां तो लॉस हो रहा है। कॉस्ट थी 5000 की, सेल 4900 का, तो लॉस हो गया 100 रुपए का मेरा। अरे यार लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हैं। आपने 50 का खरीदा 70 का बेचो, तो सीधा सीधा दिख रहा है 20 पर यूनिट का आपका प्रॉफिट है। लेकिन आप कंपैरिजन गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ले रहे हैं कॉस्ट के 100 यूनिट्स जबकि सेल के 70 यूनिट। कभी भी जीवन में प्रॉफिट या लॉस निकालना है भाई तो हमें सेल और कॉस्ट के यूनिट्स सेम रखने हैं। हमें जितने यूनिट्स की सेल की है उतने ही यूनिट्स की कॉस्ट को कंपेयर करना है। तो अगर मैं सही चलते हुए कंपैरिजन पर आऊं, आई शुड हैव डन 70 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50, 7 पंजे 35 हो, एंड आई शुड हैव कंपेयर्ड 4900 विद द 3500, तो मेरा 1400 रुपए का प्रॉफिट आता, 1400 का प्रॉफिट होता। पी लिख दिया मैंने, पी मतलब समझ जाना जी। प्रॉफिट कैसे, 70 यूनिट आपने बेचे और 20 पर यूनिट का प्रॉफिट कमाते हो तो 1400 रुपए का प्रॉफिट बनता। यहां से बात मेनली क्या समझ में आ रही है, अगर आपने सिर्फ डब्ल्यूआईपी की एडजस्टमेंट करते हुए कॉस्ट ऑफ एफजी तक पहुंच गए, लेकिन सेल से आपने सीधा सीधा कंपेयर कर लिया विदाउट कंसीडरिंग कि कितने यूनिट्स आपने सेल किए, तो आपका कंपैरिजन बिल्कुल गलत हो जाएगा, इनवैलिड कंपैरिजन हो जाएगा आपका। मींस वी हैव टू मेक श्योर कि जितने यूनिट्स की सेल है कॉस्ट भी उतने यूनिट्स की ही होनी चाहिए। जब मैंने आपको कॉस्ट शीट में दिखाया जो ये इंग्लिश है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है टोटल एफजी जितना आपने प्रोड्यूस किया, जितना आपने प्रोड्यूस किया। लेकिन सवाल उठता है क्या सारा सेल हुआ होगा, आंसर है नहीं हुआ होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जैसे हमने यहां पर ये डब्ल्यूआईपी की बात करी थी, सिमिलरली आप जब 1 से 30 अप्रैल तक कर रहे हैं, हो सकता है मैंने इस मंथ के दौरान जो यूनिट्स बनाए, लेट्स एज्यूम कि मैंने इस पूरे पीरियड में प्रोडक्शन किया बेटा 500 यूनिट्स का, लेकिन 30 अप्रैल 2023 को मेरा जो एफजी अनसोल्ड रह गया इस 500 में से, ठीक है हम एफजी अनसोल्ड मानते हैं, एफजी अनसोल्ड रह गया मेरा 100 यूनिट का। इसका मतलब क्या है कि मेरे सिर्फ कितने यूनिट सेल हुए होंगे, 400 यूनिट। तो मुझे क्या करना है, जो ये 100 यूनिट की कॉस्ट है इसको मुझे बाहर निकालना है। समझिए ये 95,000 तक आ गए, ये आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, और मैं मानता हूं और कोई खर्चा नहीं है, तो यही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। आपके सेल यूनिट्स कितने हुए 400, तो हम कहेंगे क्या कीजिए, यहां पर माइनस कर दीजिए, यहां हम कहेंगे माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। आपके कितने यूनिट्स क्लोजिंग के रह गए 100 यूनिट, तो लेट्स एज्यूम हाइपोथेटिकली कि इनकी कॉस्ट बन रही है 17,000 रुपए, रफली ऐसे ही ले लिया 17,000 रुपए की कॉस्ट बन रही है इनकी। तो मेरे पास ऐसा करने के बाद बच्चे जो कॉस्ट आएगी मैं उसे कहूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश देखिए कितनी प्यारी इंग्लिश है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपने कितना प्रोड्यूस किया, टोटल एफ जी प्रोड्यूस्ड, आपने टोटल फिनिश गुड्स कितने प्रोड्यूस किए, टोटल एफ जी प्रोड्यूस्ड। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां सोल्ड का मतलब क्या है, मींस द एफ जी विच हैव बीन सोल्ड, फिनिश्ड गुड्स विच हैव बीन सोल्ड। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहां जाकर सेल्स आने वाला है। अगर सेल्स 70 यूनिट की है तो कॉस्ट भी तो 70 यूनिट की कंपेयर होनी चाहिए। तो हमने उन यूनिट्स की कॉस्ट निकाली है, उन गुड्स की कॉस्ट निकाली है जो कि आपने सेल किए हैं। कैसे, हमने कहा भाई तुमने जितने भी यूनिट्स बनाए थे 500, इसमें से 100 नहीं बिक पाए, यानी कि कितने बिके, 400। इसका मतलब है सेल 400 के, तो कॉस्ट भी 400 की ही कंपेयर होगी। ये तो यूनिट्स में बता रहा था। अगर अमाउंट से करें तो अमाउंट आपका क्लोजिंग एफजी का माइनस हो जाएगा। सुनते रहना, क्लोजिंग एफजी का माइनस हो गया। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपका जो पिछला मंथ एंड हुआ था, जो पिछला मंथ आपका एंड हुआ था 31 मार्च को, उस दिन भी आपके पास कुछ अनसोल्ड एफजी था। लेट्स से 50 यूनिट आपके पास पड़े थे, पिछले महीने वो नहीं बिक पाए, इस महीने शायद वो बिक गए होंगे, तो उनकी कॉस्ट को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे अगर बाय चांस आपके पास कोई ओपनिंग एफजी होगा तो आपने उसको क्या कर लेना पुत्र, ऐड कर लेना, ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर लेना। से 50 यूनिट थे, 50 यूनिट थे, लेट्स एज्यूम इनकी कॉस्ट थी 9,000 रुपए। अब एग्जांपल थोड़ा चेंज हो गया, आपने जो गुड्स बनाए वो कितने यूनिट से मैंने बताया, आपने 500 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, उसमें से एक मिनट, जिसको ब्रैकेट में नहीं रखते ना, इसको डिफरेंट ब्रैकेट में डाल लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब नॉर्मली कई बार हम समझ लेते हैं माइनस हो रहा है। 50 यूनिट 500 मैंने प्रोड्यूस किए, 500 मेरे पास, सॉरी 50 मेरे पास ओपनिंग के थे, तो टोटल कितने अवेलेबल हो गए मेरे पास इस मंथ में, 50 पुराने, 500 और बना लिए, 550, जिसमें से 100 मेरा क्लोजिंग रह गया। मतलब कितना सेल किया होगा मैंने, 450। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब लिखेंगे, ये हमारे पास 450 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। कितना हो जाएगा, 95 माइनस 17, 78 एंड 9 87,000, ये हो गया जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आप समझ रहे हैं, मेन मोटिव जो भी चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट शीट, इसका मेन पर्पस यह है आपको यह बताना कि डब्ल्यूआईपी की एडजस्टमेंट और एफजी की एडजस्टमेंट क्यों हो रही है, कहां हो रही है। कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसके मन में संदेह रहे कि यार डब्ल्यूआईपी की यहां क्यों है, हम तो प्राइम कॉस्ट की इमीडिएटली बात कर सकते थे फैक्ट्री ओवरहेड के बिना। या फिर किसी को लगे डब्ल्यूआईपी यहां क्यों किया, हम यहां भी तो कर सकते थे जहां एफजी का किया। नहीं, आपका खर्चा कहां हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर का जो खर्चा है उसी की तो बात है। वर्क इन प्रोग्रेस कहां होगा, मैंने ये चित्र क्यों बनाया था, ये क्या है, रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट के बीच में जो आपको एग्जिस्टेंस में दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द फैक्ट्री एंड डब्ल्यूआईपी फैक्ट्री के अंदर ही होगा। एक बार फैक्ट्री से बाहर निकल गया भाई, वो फिनिश गुड्स हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा है। वंस इट इज कंप्लीट इन द फैक्ट्री इट विल टर्न फ्रॉम डब्ल्यूआईपी टू एफजी। इसलिए डब्ल्यूआईपी की एग्जिस्टेंस फैक्ट्री में ही है। हम कह रहे हैं फैक्ट्री में हमने टोटल खर्चा कितना किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद फैक्ट्री के खुद के खर्चे, एंड इमीडिएटली उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा अपना डब्ल्यूआईपी। अगर आप सोच रहे हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद लिख दो, वहां नहीं, क्योंकि नाम ही क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितना आपने सामान प्रोड्यूस किया उसकी टोटल कॉस्ट आ चुकी है, जबकि डब्ल्यूआईपी पूरी तरह से अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है। फिनिश्ड गुड्स, कई बच्चों के मन में यह भी सवाल आता है कि यार ये सीओजीए, ये एफजी का यहां क्यों हुआ, नीचे भी तो हो सकता था। ये एफजी की जो ट्रीटमेंट है यहां क्यों हुई, नीचे भी तो कर सकते थे। तो आपको बताऊं, कुछ समय पहले तक एक फॉर्मेट होता था, बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ 4-5 साल पहले की बात है। आपका जो एफजी की एडजस्टमेंट है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बाद होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रीजन, हम जितना हो सके अपने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ कोरिलेट करने की, रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। आप जब अपना ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते हैं, जब आप, एक मिनट, जब आप ट्रेडिंग P&L अकाउंट, ठीक है ना, कंपनी की बात नहीं कर रहे, वहां तो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की बात करेंगे, आप यहां पर क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक, यहां क्या लिखते हो, सेल्स, ये क्या आ गया पुत्र, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया परचेजेस,
ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जब आपको यहां से COGS निकालना होता है, आप क्या फॉर्मूला अपना लगाते हो? आप कहते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पर एक जीपी नाम की फिगर आती है, उसके बाद आप अपना खर्चा लिखते हो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस। यानी कि ये दोनों आइटम्स कब अपीयर होती हैं? COGS के आने के बाद। COGS आपका यहां तक इस पोर्शन में से आपका COGS निकल जाता है। COGS प्योरली बिलोंग्स ओनली टू द ट्रेडिंग, नॉट टू द P&L, और COGS के बाद ये दोनों आइटम आती है। तो फिर जो पुरानी कॉस्ट शीट थी उसमें फॉल्ट था। उसमें क्या कहा जाता था कि जो ये डायरेक्ट वाला खर्चा है ना, क्या हो गया है तुम्हें? एक मिनट जी। हाँ, तो पुराने वाली कॉस्ट शीट में कहा जाता था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को यहां ले लो, उसके बाद FG की एडजस्टमेंट करो। तो जो COGS कॉस्ट अकाउंटिंग में आता था, इट यूज्ड टू टेक इनटू अकाउंट दिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो कि सरासर गलत था। जब नया फॉर्मेट आया तो उसमें क्लेरिफिकेशन दी गई कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कॉस्टिंग में भी आप बाद में कंसीडर करिए। सो हम उसको रिकंसाइल करने की कोशिश करें। जैसे ट्रेडिंग P&L के अंदर एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन COGS के बाद आते हैं, सेम वे में यहां पर COGS के बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बेटा आता है। उम्मीद करता हूं ये चीज हमें समझ में आ रही होगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर WIP समझ आ गया, सर FG समझ आ गया, सर मटेरियल रह गया। सर मटेरियल की बात भी बता दीजिए। कोई ना, अगर खाली स्टॉक की ही बात है, अगर खाली स्टॉक की बात है तो वो मैं बता देता हूं। रॉ मटेरियल स्टॉक डिटेल में करूंगा, डायरेक्ट मटेरियल उसमें स्टॉक के अलावा और बहुत सी बातें होंगी, लेकिन अगर खाली मटेरियल के स्टॉक की बात सीखनी है तो बता देता हूं। मैं कहता हूं, मान लीजिए मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था 10,000 रुपए का था। हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, पुर मतलब परचेज 50,000 रुपए का पुत्र। तो साढ़े कोल जड़ा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रह गया, वो रह गया लेट से 12,000 रुपए का। ठीक है, ओपनिंग था 10 का, मैंने खरीदा 50 का, मेरे पास क्लोजिंग मंथ एंड पर 12,000 रुपए का पड़ा है। मुझे ये देखना है हमारा क्या बन रहा है, कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द पीरियड। हम देख रहे हैं कितना खर्चा हुआ। इस एग्जांपल को बताने से पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। इस एग्जांपल को बताने से पहले छोटी सी बात, मान लो आपके पास ना 100 रुपए थे, आपके घर वालों ने आपको 500 रुपए और दे दिए। ठीक है, और आपको बोला कि जाकर बेटा ये सामान ले आओ। आप ले आए और आपके पास अंत में ना 150 रुपए बच गए। 150 बच गए। सवाल उठा खर्च कितने के, क्या बता सकते हो? सोचो, 100 रुपए थे, घर वालों ने 500 और दे दिए, और आपके पास खर्च करने के बाद बच गए 150 रुपए। और अब आपके सामने ना सवाल खड़ा हो गया, यार खर्च कितने हुए? 150 बच गए, तो कैसे निकालोगे? हम सिंपल सी बात कहेंगे, भाई 100 थे, 500 और मिले, टोटल कितने हो गए? 600। 600 में से 150 बचे हैं, तो बाकी कहां गए? खर्च हो गए। 450 रुपए खर्च हो गए। तो सेम वे में स्टॉक की ट्रीटमेंट ऐसे ही होती है। हम कह रहे हैं भैया जी ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 10,000 का, हमने परचेज कर लिया 50 का, भाई टोटल कितना हो गया? 60,000 रुपए का टोटल सामान था हमारे पास इस पर्टिकुलर मंथ में। लेकिन जब देखा अंत में तो हमारे पास 12,000 रुपए का सामान बच गया, 12,000 रुपए का सामान मेरे पास बच गया। सवाल उठा कितना यूज हुआ, कितना कंज्यूम हुआ? हमने वर्ड क्या लिखा था? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कितना मटेरियल आपका कंज्यूम हुआ? तो 10,000 प्लस 50,000 माइनस 12,000, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 50 तो 60 माइनस 12 48, यानी कि 48,000। तो स्कीम रूल यहां पर भी वही है, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस प्लस होगा, सॉरी, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। तो जनरल रूल क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक किसी भी चीज का होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, WIP का हो, FG का हो, वो प्लस होगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक हुआ, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, WIP का हो या FG का हो, वो माइनस होगा। यहां तक ओके है? बच्चे कह रहे हैं, मन में सवाल है, सर ये इनके स्टॉक की वैल्यूज क्या हमें प्रश्न में दी होंगी या हमें निकालनी होंगी? रॉ मटेरियल की बात करूं, वैल्यू हमेशा आपको गिवन होगी, हमें कभी भी कंप्यूट नहीं करनी। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस, WIP की वैल्यू हमें हमेशा गिवन होगी, कंप्यूट नहीं करनी। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू हमें कंप्यूट करनी, ओपनिंग गिवन होगी, क्लोजिंग हमें कंप्यूट करनी होगी।
इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टाइप के कर लेंगे, फिर एक नया कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। वहां पर हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी को निकालने की, और वो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर और इस सब्जेक्ट में काम में नहीं आता, वो इतने सारे और चैप्टर्स में भी काम आएगा और कई सारे बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपकी हेल्प जो है करेगा। जहां तक अकाउंटेंसी एस्पेक्ट की बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 होता है जी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। वहां पर विस्तार में रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और एफजी के वैल्यूएशन की बात जो है की जाती है। तो जो बच्चे हमसे एडवांस अकाउंट से पढ़ रहे हैं, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 करेंगे, वहां पर रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और एफजी इन तीनों की वैल्यूएशन की बात भी करते हैं। जहां तक इस चैप्टर में डब्ल्यूआईपी की बात है, डब्ल्यूआईपी उसका स्टॉक कैसे निकाला जाता है, एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में प्रोसेस कॉस्टिंग, उस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा डब्ल्यूआईपी की वैल्यूएशन कैसे करी जाती है। यहां नहीं सीखते, यहां कोई काम ही नहीं, यहां क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा वैल्यू दी होगी, हमें कॉपी पेस्ट करनी है उठाकर, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि वो वैल्यू कहां पर आएगी। ठीक है, आइए यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डैश, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, फॉर द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश, जिससे जिस समय तक का है वो हमें बनाना है। कॉलम बनाए हमने सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट की नॉर्मली आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए और हमें क्वेश्चन पढ़कर लगा कि हाँ इसमें निकालना है, तभी हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, अदरवाइज हमें ये कॉलम चाहिए ही नहीं। हमारा सिर्फ एक कॉलम बनेगा टोटल कॉस्ट का। हमने सबसे पहले क्या लिखा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका मतलब है जितना भी मटेरियल आपने यूज किया वो सारा यहां डाल दो डायरेक्ट नेचर का। फिर डायरेक्ट लेबर के जितने भी खर्चे हैं सब डाल दो, डायरेक्ट एक्सपेंस जो सारे के सारे डाल दो। उसके बाद आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, इन तीनों को ऐड करने पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, फैक्ट्री से संबंधित सारे के सारे खर्चे लिखेंगे एक एक करते हुए। सर जैसे कि कौन से खर्चे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे आपको पूरी लिस्ट वगैरह बनवाऊंगा, डिटेल में बातचीत करेंगे। उसको ऐड करने के बाद आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अभी तक इसमें सारे के सारे खर्चे आ रहे हैं, मतलब पूरे मंथ का खर्चा आ रहा है, पूरे पीरियड का खर्चा आ रहा है। तो ये जो कॉस्ट है ये डब्ल्यूआईपी और एफजी दोनों पर ही लगी हुई है, मतलब ठीक है ना, ऑन डब्ल्यूआईपी एज वेल एज एफजी। फिर इसके बाद हमने डब्ल्यूआईपी की एडजस्टमेंट करी। हमने क्या, जो डब्ल्यूआईपी वाले यूनिट्स का खर्चा है ना उसे निकाल दो बाहर, क्लोजिंग वाला माइनस कर दो, और अगर कोई ओपनिंग था उसे प्लस कर दो। तो ऐसा करने के पश्चात जो कॉस्ट हमारे सामने आएगी उसे हम कहेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट या खाली फैक्ट्री कॉस्ट। और ये कौन सी होगी, जो सिर्फ एफजी ओनली वाली होगी। हमें फॉर्मेट में जिस तरह से चीजें हैं, जिस सीक्वेंस में चीजें हैं, उसी सीक्वेंस में चीजों को याद रखना है। आप अपनी तरफ से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद हमने कहा आपके 5 स्पेशल पॉइंट आए, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ब्रैकेट में है रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। नाम से ही पता चलता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का मतलब जो क्यूसी से संबंधित, क्वालिटी चेक से संबंधित। मैंने आपसे इंट्रोडक्शन के दौरान जो है पहले दूसरे लेक्चर में इसकी बात करी थी कि क्वालिटी चेक नामक डिपार्टमेंट की काफी ज्यादा आवश्यकता रहती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट टू मेक श्योर कि जो सामान आ रहा है एज इनपुट और जो सामान एज आउटपुट बाहर जा रहा है वो एक एप्रोप्रिएट क्वालिटी का हो। अदरवाइज हमारी गुडविल को काफी लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल काफी लॉस हो सकता है। अगर हमारा आउटपुट सही नहीं है और हाई वैल्यू कोई आइटम थी तो हमें अपनी चीजों को बुलाकर वापस से रेक्टिफाई करना पड़ेगा, एंड वो सारी कॉस्ट कंपनी के ऊपर आएगी। कंपनी विल हैव टू बियर दैट पर्टिकुलर कॉस्ट। तो वो वाले खर्चे यहां आ गए। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ने के लिए समय समय पर रिसर्च करती रहती है, कॉन्टिन्यूस नेचर की रिसर्च होती है कि अपने प्रोडक्ट का इंप्रूव्ड वर्जन निकाल सके। तो वो सारा खर्चा यहां पर आपका आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पेप्सोडेंट की एड देखते हैं, आप 5 साल पुरानी एड देखेंगे कुछ और होगी, आज की एड कुछ और होगी। पहले कहते थे हमारा पेप्सोडेंट है, फिर कहते जर्मी चेक, थोड़ा टाइम बाद कहते जर्मी चेक प्लस प्लस। अब ये भी कर देगा, वो भी कर देगा। फिर देखा कोलगेट वाले ऐड करें कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, इन्होंने भी कहना स्टार्ट किया, कहते भाई रुको हमारे में भी नमक है। डेटोल, सेवलॉन बिक रहे थे आराम से, कहते 99.9% कीटाणु मार देगा। कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, सभी कहने लगे हाथों को अच्छे से धोना है, 15 से 20 सेकंड तक धोना, रगड़ रगड़ कर धोना। अब डेटॉल वाले सोचते यार हमने कोविड वाला तो कुछ किया ही नहीं, मतलब कोविड को मारने वाले कीटाणु हैं, कोविड को मारने वाली जो पावरफुल तत्व होंगे वो तो हमने एलिमेंट्स इसके अंदर डाले ही नहीं, तो उनकी एडवर्टाइजमेंट चेंज हो गई। कहते अब हमने डेटॉल के अंदर, सेवलॉन के अंदर ऐसी चीजें भी डाल दी, ऐसे केमिकल भी डाल दिए जो कि कोविड फैलाने वाले कीटाणुओं को भी मार देंगे। समझ रहे हो? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती जा रही है। तो वो वाला खर्चा हमारा यहां पर आएगा। उसके अगला लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी।
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आगे भी है, आगे जो लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पॉइंट नंबर 19 में, यहां क्या लिखा है ब्रैकेट में, जनरल मतलब जो जनरल ऑफिस के खर्चे हैं, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी सैलरी कहां आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल के अंदर आएगी। कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स को सैलरी दे रहे हैं, मैनेजर्स को सैलरी दे रहे हैं, पूरे कॉर्पोरेट ऑफिस का खर्चा, लेट्स से रेंट है जी, 50 लाख रुपए पर मंथ का रेंट है, वो सारे खर्चे कहां आने वाले, एडमिन में। लेकिन यहां क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर कोई खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन का लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट करता है तो वो वाला खर्चा यहां पर आएगा। मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर, ये मैनेजर कौन है, जो प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है, तो दिखने में तो है एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है तो वो खर्चा आपका यहां पर आएगा। लेट्स से हमारी फैक्ट्री है, हमने उस फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर नियुक्त कर दिया और हमने कहा कि तुम्हें इसका कार्यभार संभालना है। फैक्ट्री है हमारी मानेसर में और हमारा हेड ऑफिस है गुड़गांव में। हमने कह दिया बाकी सारा स्टाफ गुड़गांव में बैठेगा, लेकिन ये मैनेजर साहब जो है फैक्ट्री में बैठेंगे। अब डेजिग्नेशन दे दी मैनेजर की और वर्कर्स के बीच में कह रहे हैं बैठ जाओ, तो कैसे चलेगा। तो मैनेजमेंट ने वहां पर एक सुंदर सा कैबिन बनवा दिया, इनके लिए कंप्यूटर वगैरह रख दिया, एसी वगैरह लगवा दिया। अब ये वहीं पर बैठते हैं और इनकी सैलरी कंपनी दे रही, तो इनसे संबंधित जो भी एप्रोप्रिएट कॉस्ट होगी वो सब यहां पर आएगी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है लेकिन रिलेट करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी को। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो डायरेक्टली उन लोगों की सैलरी एक्सेट्रा नहीं जो एक्चुअली मशीनों पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा है ऑफिस वाले लोगों की है। तो ये ऑफिस तो है लेकिन किसका है, प्रोडक्शन वाले का, रिलेट्स टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, वो भी यहीं पर आएगा। उसके बाद लिखा है माइनस क्रेडिट फॉर रिकवरी स्क्रैप बाय प्रोडक्ट या मिसलेनियस। आज मैं आपको सबका ना ग्लिम्स दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में इनको उठाकर पटकेंगे, डिटेल में बात करेंगे इनकी। क्रेडिट फॉर रिकवरी स्क्रैप बाय प्रोडक्ट या मिसलेनियस इनकम। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के दौरान कुछ लॉस हो गया, ठीक है ना, विच कैन बी वेरी वेरी नॉर्मल ऑल्सो। तो कुछ लॉस हो गया, हमारी मशीन से कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकल कर आता है साथ में फिनिश प्रोडक्ट के साथ जिसकी बहुत ज्यादा सेल वैल्यू नहीं है, जो कि आउटपुट नहीं कह सकते, जिसको फिनिश प्रोडक्ट नहीं कह सकते, तो हम क्या करते हैं उसको उठाकर सेल कर देते हैं, छोटा मोटा पैसा हमें मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा कोई पैसा मिला होगा, इतना वर्दी तो नहीं है, इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है कि मैं इसको सेल्स कह सकूं और अंत में यहां पर लेकर जा सकूं, क्योंकि यहां पर जो सेल्स है ये किसकी है, ये फिनिश्ड गुड्स की है। लेकिन जो अभी मुझे सेल आई है छोटी सी, वो स्क्रैप के नेचर की है, उसको मैं फाइनल सेल्स में नहीं ले जाऊंगा। मैं कहूंगा ठीक है हमारा तो मेन खर्चा ही हो रहा था, एक छोटी सी इनकम आई है, तो उस छोटी सी इनकम को अगर मैं एडजस्ट यहां पर कर दूंगा तो मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट थी वो उस थोड़े से अमाउंट से डाउन आ जाएगी, तो हम इसको यहां से माइनस करते हैं। उसके आगे लिखा है पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी। हर प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई पैकिंग ऐसी जरूरी होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि आप चिप्स लेते हैं, जस्ट इमेजिन चिप्स पैकेट में नहीं आ रहे, ऐसे ही पड़े हैं शॉप पे, आप गए, आपने कहा भैया 10 रुपए के चिप्स दे दो, हाथ कर दिया ऐसे, या फिर जेब में से लिफाफा निकाला, लिफाफा खोला, भैया 10 रुपए के चिप्स भर दो। अरे यार ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं होता। तो वो जो पैकिंग है चिप्स के पैकेट की, वो कौन सी है, प्राइमरी पैकिंग है, उसके बिना आप उस प्रोडक्ट को इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल बात करूंगा। इन सबको करने के पश्चात हमारे सामने आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरा प्रोडक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है, सारे खर्चे फैक्ट्री तक के मैं ले चुका हूं। इसका नाम हो गया कि भाई जो मेरा टोटल फिनिश गुड्स बना उसका कॉस्ट इतना आ गया, फिनिश कॉस्ट जो बना। उसके बाद हमने क्या कहा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी का एडजस्टमेंट करो, बिकॉज मेरा पर्पस है उन गुड्स की कॉस्ट निकालना जो कि सेल हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ना कि प्रोड्यूस वाले। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने थोड़ी देर पहले सीखा था हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट शीट में एक अंतिम पड़ाव आता है प्रॉफिट का, और प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं गुड्स पर आ सकते हैं जो सेल हुए। तो सेल तो है सिर्फ फिनिश गुड्स सोल्ड की, लेकिन कॉस्ट जो है वो भी तो फिनिश गुड्स सोल्ड की होनी चाहिए। तो हमने यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया। और उसके बाद आपके खर्चे आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरहेड जनरल नेचर के। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल नेचर वाले, मतलब जितने भी खर्चे ऑफिस से संबंधित हैं वो सब यहां पर आ गए। और प्रोडक्ट को सेल करने का खर्चा या फिर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा। सेल करने का मतलब आपने उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर किया, प्रमोशनल एक्टिविटीज वगैरह चलाई, सेल्स कमीशन दिया, वो सब चीजें यहां पर आ गई। प्रोडक्ट एक बार सेल हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा। मेरी फैक्ट्री है महाराष्ट्र में, मैं सामान लोगों को पूरे इंडिया में बेचता हूं और जो डिलीवरी कॉस्ट है वो मैं खुद ही इनकर करता हूं। तो मान लीजिए कोई पर्सन है जो बैठा है हिमाचल में, उसने भी मुझसे सामान खरीदा, मैंने ट्रक में लादकर सामान भेज दिया, 50,000 रुपए का फ्रेट का खर्चा आया जो कि मैं ही बियर करने वाला हूं। तो ये मेरा कहां आएगा, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया। तो वो खर्चा आपका यहां पर आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट का खर्चा आ गया। मैंने कहा था नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, अगर किसी क्वेश्चन में मिला तो हमें इसको यहीं पर डालना है। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। आज की डेट में भी ऐसा 100% क्लैरिटी से नहीं है कि हर कोई कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट को डालता होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है, हमारे गुड्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका कोई नाता नहीं है। लेकिन वन स्कूल ऑफ थॉट से इसके इंटरेस्ट को डाल देना चाहिए, तो हम यहां पर डाल देते हैं और यहां से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा जो नहीं डालते ऐसे कैसे नहीं डालते, खर्चा तो हुआ ही है, डाल तो देना ही चाहिए। जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सिलेबस में, आपने इंडेक्स में देखा होगा, मैंने एक चैप्टर लिखवाया था रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो चैप्टर इसीलिए पढ़ना पड़ता है भाई, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट आता है और जो कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट आता है, ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्रॉफिट सेम आएंगे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा नजरिया कुछ और है प्रॉफिट निकालने का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कहते हैं भाई आप देखा ना था, क्रेडिट साइड पर जो इनकम आ रही है डाल दो, डेबिट साइड पर जो खर्चा है लॉस है डाल दो। लेकिन कॉस्ट में ऐसा नहीं होता। क्या आपको कॉस्ट शीट में कहीं भी दिखा रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट इनकम, ये वो, या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिखा कहीं? नहीं। तो जो चीजें कॉस्ट शीट में नहीं आती उसकी भी लिस्ट बनवा दूंगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में काफी कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना, इस तरह से बातें चलेंगी। तो फाइनली आपकी जो कॉस्ट की फिगर आती है, फाइनल कॉस्ट, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके अंदर हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे के सारे खर्चे आ चुके हैं, जो भी स्टॉक्स थे सारे एडजस्ट हम कर चुके हैं। फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर आती है। जब इसको सेल से कंपेयर करते हैं तो वी विल हैव द रिजल्टेंट फिगर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमने प्रॉफिट ही लिखा, ठीक है ना, लेकिन फॉर्मेट है, अगर लिखना चाहें तो लॉस भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, माइनस लॉस। अगर लॉस होगा तो माइनस कर देना, और यहां पर भी -1 लगा देता हूं। 22 प्लस माइनस 23, माइनस कब? अगर लॉस होगा। एक और चीज रह गई थी हमारी, हमने ना प्लस माइनस के निशान लगाए थे, यहां हम लगाना भूल गए, तो यहां भी लगा लेते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से कर लिया मैंने, ब्रैकेट में लिखकर भी समझा दिया किसमें क्या प्लस करने से माइनस करने से कौन सी फिगर आएगी, और यहां पे भी कर लिया था। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिया, मार्केटिंग ओवरहेड ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया था बेटा कॉस्ट ऑफ सेल। फिर उसमें प्रॉफिट प्लस कर दिया, अगर लॉस है तो उसे माइनस कर दिया, और अंत में हमारे पास फिगर आ जाती है सेल्स की, ठीक है ना। आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट था। इट वॉज माई ट्राई कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जिस दिन लिखें मैं उसी दिन आपको समझा सकूं। अब एक बात बताऊं, मेरे लिए बड़ा आसान होता, मैं आपको एक छपी छपाई दे देता किताब के अंदर, वहीं से पढ़ा देता। लेकिन जो कॉन्फिडेंस खुद हाथ से लिखने पर आपको आएगा ना, वो देखकर टिक मार्क करने से नहीं आएगा। बहुत बार पूरे बैच के दौरान मेरे पास बड़ी सारी ऑप्शन होती है, जो बाकी टीचर भी करते हैं कि भाई छपी छपाई दे दो, वहीं से पढ़ा दो। मेरा कितना सारा समय बच जाता। और मुझे तो आती है, मैंने अपने लिए थोड़ी लिखा है भाई, मैं तो हर बैच में लिखता हूं, और मेरे लिखने से कुछ होगा भी नहीं। लिखने से किसके होगा? आप लोगों के। तो ये पेन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लिखूंगा तभी आप लिखोगे। अगर मैं छपी छपाई दे दूं और एज्यूम करूं कि तुम लिखोगे, तुम नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे। हाथ से लिखकर ब्रैकेट्स बना बना करके किसको प्लस करने से क्या आया, क्या माइनस करने से कौन से पड़ाव तक पहुंचे, इट इज वेरी 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 एसेंशियल। अगर हम चाहते हैं कि पहले क्वेश्चन से ही हम ऐसे काम करें कि लगे भाई ये चैप्टर पहली बार नहीं कर रहे, पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, तो वो हैबिट आपको मुझे लगवानी है। इसलिए आप देखोगे किताब के अंदर आपको कोई फॉर्मूला, कोई आंसर कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ क्लास में होगा, ठीक है ना। तो वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इतने सी चीज चाहता हूं कि कॉस्ट शीट को पढ़कर आए, इसका फॉर्मेट पढ़कर आए, 2 से 3 बार पढ़ें, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा रट्टा मारना है, रट्टा रुट्टा नहीं मारना, क्लास में इतनी प्रैक्टिस होगी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बिना रट्टा मारे। बस एक बार देखा ना कि डायरेक्ट खर्चे कहां प्लेस्ड हैं, इनडायरेक्ट वाले कहां प्लेस्ड हैं, स्टॉक्स कहां प्लेस्ड हैं, पड़ाव के नाम क्या है, प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट किसको बोलते हैं, ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, सीओजीएस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, वो सभी चीजें दिखाइएगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह को अलग किया, प्राइम कॉस्ट बोला, इनडायरेक्ट वालों को ओवरहेड बोला, 3 भाग में बांटा, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने सीखा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में हम इंक्लूड क्या क्या करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन थी इसलिए WIP भी आया। फिर हमने प्रॉपर एप्रोप्रिएट हेडिंग बनाकर जो कॉस्ट शीट के अंदर जो चीजें आने वाली हैं उन सबको हमने सीखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इनको एक एक करते हुए हम इनकी डिटेल में जाएंगे, सो दैट जब हमारे सामने फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा वी आर इजिली एबल टू टैकल दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है गाइज। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर इसी के साथ करते हैं समाप्त। मुलाकात आपसे करेंगे सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।